हम लोग आज बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर एक तरफ महान हिमालय है तो एक तरफ नंदा देवी है तो एक तरफ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और दुनिया की सबसे सुंदरतम और दुनिया की सबसे पवित्रतम नदी गंगा का उद्गम स्थान है। तो हम एक तरफ बात करेंगे चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो साथ ही हम बात करेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स की बात करेंगे, फूलों की घाटी की बात करेंगे जो दुनिया में एकमात्र नेशनल पार्क है। तो दूसरी ओर हम बात करेंगे एक रहस्यमयी ताल, रहस्यमयी झील जहां पर आज भी 18 फीट से ऊपर लंबे नरकंकाल मिलते हैं। तो दूसरी तरफ हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा नंदा राजजात यात्रा, जो अपने आप में और कहीं नहीं है, 12 वर्ष में होने वाली ये विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है। तो कुंभ के मेले हरिद्वार में भी चलेंगे हम लोग, तो माता पूर्णागिरि और माँ नंदा देवी के दर्शन भी हम लोग कर पाएंगे। तो फिर हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी घूमेंगे, जो पूरे एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। हम केदारखंड, देवभूमि, उत्तराखंड, उत्तरांचल की बात करेंगे, ऋषिकेश की बात करेंगे, श्रीनगर की बात करेंगे, गढ़वाल की बात करेंगे, कुमाऊं की बात करेंगे, रानीखेत की बात करेंगे, लेंसडाउन की बात करेंगे, उस देवभूमि की बात करेंगे और उस हिमालय की बात करेंगे जो हिमालय आज भी हमारा सर गर्व से ऊंचा रखता है। गंगा, यमुना, मंदाकिनी की बात करेंगे, बद्रीनाथ मंदिर की बात करेंगे, हेमकुंड साहिब की बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं इस उत्तराखंड की महाभव्य यात्रा पर, जो सिर्फ पीसीएससी क्लियर नहीं कराएगी, आपको उत्तराखंड से जोड़ देगी, इमोशनली अटैच कर देगी और आप भी उत्तराखंड घूमने के लिए रानीखेत और कौसानी के अनासक्ति आश्रम जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उस चक्राता और उस मसूरी की वादियां आपको आकर्षित करेंगी। तो आइए हम लोग जुड़ते हैं, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म आ चुका है, लोअर का भी है। तो पीसीएस और लोअर और अन्य जो भी स्टेट्स उत्तराखंड के हैं, उन सब में उत्तराखंड लोकल जीएस की कितनी भूमिका रहती है आप सब जानते हैं। लगभग 30 से 40% क्वेश्चन लोकल के मिलते हैं। तो आइए हम लोग जुड़ते हैं बिना किसी देरी के सीधे उत्तराखंड की जब बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में कुल 2 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 2 मंडल हैं। 2 आपके मंडल हैं, एक कुमाऊं मंडल है और एक गढ़वाल मंडल है। कौन सा? एक कुमाऊं मंडल है और एक गढ़वाल मंडल है। कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैनीताल में है। स्थापना वर्ष कब था? 1854 कुमाऊं मंडल का। आइए इसके जिले कौन कौन है कुमाऊं मंडल में? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत। ये कुल 6 जिले हैं। जबकि गढ़वाल जिले में, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? पौड़ी में है, 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। कुल मिलाकर उत्तराखंड में 2 मंडल और 13 जनपद हैं। याद रखें, 2 कमिश्नरी एंड 13 डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन बन जाएगा इसी में एमसीक्यू। कितने मंडल? 2 मंडल। कितने जिले? 13 जिले। कुमाऊं मंडल में 6 जिले, गढ़वाल मंडल में 7 जिले। कुमाऊं का मुख्यालय नैनीताल में, गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी में। कुछ जो राज्य के जिले हैं उनकी स्थापना वर्ष अगर देख लें तो देहरादून कब बना? 1817 में स्थापना वर्ष है ना। इसका मुख्यालय देहरादून में ही है। एरिया 3088 वर्ग किलोमीटर है। पौड़ी 1840 में बना। पौड़ी का मुख्यालय पौड़ी में। याद रखेंगे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा का मुख्यालय अल्मोड़ा में। 1891 नैनीताल 1891 में बना, इसका मुख्यालय नैनीताल में। टिहरी 1949 में बना, नई टिहरी इसका मुख्यालय है। और पिथौरागढ़ जनपद 1960 में बना, पिथौरागढ़ 7090 वर्ग किलोमीटर का है। और उत्तरकाशी 1960 में बना, उत्तरकाशी 8016 का है। जबकि चमोली 1960 में बना और चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर में है। पूछ लेते हैं 8030। सबसे अधिक एरिया वाला जनपद कौन सा है? चमोली है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? गोपेश्वर में है। 8030 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? चमोली का है। हरिद्वार 1988 में डिस्ट्रिक्ट बना, हरिद्वार इसका मुख्यालय है। ऊधम सिंह नगर 1995 में डिस्ट्रिक्ट बना और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रुद्रपुर में। कहाँ पर है? ऊधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय रुद्रपुर। रुद्रप्रयाग 1997 में रुद्रप्रयाग में मुख्यालय है। चंपावत 1997 में बना, चंपावत इसका मुख्यालय चंपावत में है। और बागेश्वर 1997 में इसका मुख्यालय बागेश्वर। याद रखेंगे आप, जो सबसे बड़ा एरिया है डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो आप बताएंगे चमोली सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। एरिया वाइज 8030 वर्ग किलोमीटर एरिया है। जबकि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट एरिया में कौन सा है? बताइए, जल्दी से बताइए।
वो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कमेंट्स करके। हालांकि आप देख भी पा रहे होंगे कौन सा है, चंपावत है सबसे छोटा जिला एरिया में 1766 वर्ग किलोमीटर, और सबसे बड़ा चमोली है। चलिए अब बात कर लेते हैं कौन से जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं, आपसे पूछते हैं। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं? हरिद्वार में 11 हैं, देहरादून में 10 हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देहरादून में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, और कौन कौन से हैं देख लीजिए। विकासनगर, धर्मपुर, देहरादून, राजपुर, मंसूरी, ऋषिकेश, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर, चकराता। हरिद्वार में 11 विधानसभाएं, रुड़की, पिरानकलियर, मंगलौर, भेल, ज्वालापुर, झबरेड़ा, लक्सर, खानपुर, हरिद्वार ग्रामीण एवं भगवानपुर। इस तरह आप पूरे जिलों की पढ़ लेंगे। जो सबसे कम वाले उनकी हम बात कर लें, चंपावत में 2 हैं, बागेश्वर में 2, रुद्रप्रयाग में 2। चंपावत, लोहाघाट, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में 2 विधानसभा, बागेश्वर में 2, बागेश्वर, कपकोट 2, और रुद्रप्रयाग केदारनाथ 2 हैं। साथ साथ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो उसमें 4 विधानसभाएं, डीरीहाट, पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, धारचूला, पिथौरागढ़, और बाकी आप यहाँ से देख लेंगे। तहसील अगर बात कर लें तो कुल 102 तहसीलें हैं। अल्मोड़ा में 11 तहसीलें, नैनीताल में 8, पिथौरागढ़ में 11 तहसीलें, चमोली में 10, उत्तरकाशी में 6, पौड़ी में 10, टिहरी में 11, देहरादून 7, उधमसिंह नगर 8, बागेश्वर 6, चंपावत 5, रुद्रप्रयाग 4 और हरिद्वार 5, है ना। और अगर हम ब्लॉक की बात कर लें तो ब्लॉक भी इसमें अल्मोड़ा में 11, नैनीताल में 8, पिथौरागढ़ में 8, चमोली में 8, उत्तरकाशी 6, पौड़ी गढ़वाल 15, टिहरी गढ़वाल 10, देहरादून 6, उधमसिंह नगर 7, बागेश्वर 3, चंपावत 4, रुद्रप्रयाग 3, हरिद्वार 6। हालांकि ये अभी और जब करंट में कुछ डाटा और बढ़कर आएगा तो मैं और आगे करा दूंगा। चलिए, उत्तराखंड राज्य कब बना? सबसे महत्वपूर्ण, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके लिए हमेशा आते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बहुत हो सकते हैं। तो उत्तराखंड राज्य कब बना? 9 नवंबर 2020 को उत्तरांचल राज्य के नाम से बना। 9 नवंबर 2020 को 27वां राज्य था। कौन सा? 27वां राज्य। और उत्तराखंड विधेयक पर राष्ट्रपति KR नारायण थे उस वक्त की। KR नारायण ने कब स्वीकृति दी थी? 28 अगस्त 2000 को। कब दी थी? 28 अगस्त 2000 को। कब बना? 9 नवंबर 2000 को। कौन से नंबर का राज्य बना? 27वां राज्य बना। और 31/12/2000 तक उत्तरांचल था, और 1 जनवरी 1/1/2007 से उत्तरांचल बदल के क्या कर दिया गया है? उत्तराखंड। अब इसको क्या बोलते हैं? उत्तराखंड। 2006 तक इसको बोलते थे उत्तरांचल, अब इसको बोलते हैं उत्तराखंड। इसकी राजधानी कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ है? देहरादून है। ऑफिशियल लैंग्वेज, राजकीय भाषा पहली हिंदी थी। पहली क्या है? हिंदी। और जनवरी 2010 से संस्कृत द्वितीय राजभाषा। और उत्तराखंड देश का पहला राज्य था जिसकी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत थी। देवभूमि उत्तराखंड। तो राजकीय भाषा इसकी क्या है? पहली हिंदी है, और दूसरी क्या है? संस्कृत है। कब से? 2010 से। राजकीय चिन्ह क्या है? एक गोलाकार मुद्रा जिसमें 3 पर्वत चोटियां हैं, उसके नीचे गंगा की 4 लहरें हैं, और बीच में अशोक की लाट है। राजकीय पशु क्या है उत्तराखंड का? बहुत महत्वपूर्ण, कस्तूरी मृग, हिमालयन मस्क डियर। कस्तूरी मृग स्टेट एनिमल है। राजकीय पक्षी, स्टेट बर्ड की अगर बात कर लें तो मोनाल है। हिमालय का मयूर कहलाते हैं इसको मोनाल। राज्य तितली जो 2016 में घोषित की गई थी, कॉमन पीकॉक स्टेट बटरफ्लाई। राजकीय वृक्ष, स्टेट ट्री, बुरांस को उत्तराखंड का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। बहुत कीमती और बहुत बहुमूल्य पौधा होता है बुरांस। राज्य की पुष्प, स्टेट फ्लावर क्या है? ब्रह्मकमल। स्थानीय नाम इसका कौलपद्म है। राज्य वाद्य क्या है? तो ढोल, बहुत बजाते हैं वहाँ पर ढोल नगाड़े, तो राज्य वाद्य ढोल है। राज्य खेल इंपॉर्टेंट है, 2011 में घोषित किया गया फुटबॉल। राज्य गीत 2016 में घोषित किया है, किसने लिखा था? हेमंत बिष्ट ने। स्टेट सॉन्ग्स क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन राज्य गीत हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। राजकीय पुष्प जो आपका ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसोरिया अबलिवेटा। ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प कहा गया है। सौगंधिक। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां मिलती हैं? 24। उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुतायत बड़ी मात्रा मिलता है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स में, फूलों की घाटी में। ब्रह्म कमल पुष्प खिलने का समय कब से कब तक होता है? जुलाई से सितंबर तक। उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा और भारत में कहाँ मिलता है? तो कश्मीर में मिलता है, हिमाचल प्रदेश में मिलता है, सिक्किम आदि राज्यों में। कस्तूरी मृग विशेष रूप कहाँ मिलता है? फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ और पिथौरागढ़ के पास अस्कोट में मिलता है। हालांकि मैं वहाँ अस्कोट गया भी हूँ। कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है, और वो भी एक बार में केवल कितना? 30 से 45 ग्राम।
और इसी कस्तूरी मृग के बारे में किसी महान कवि ने लिखा था हमारे यहाँ, है ना, आप जानते हैं रहीमदास का नाम। नाद रीछ तन देत मृग नरधन हेत समेत और ते नर पछते अधिक रीझों ते कछ नहीं देत। नाद रीछ मृग देत नरधन हेत समेत। जब उस नगाड़े की ध्वनि बजती उस पर जान करके मृग अपनी जानता है कि आज मेरा शिकार होगा, आकेट होगा, और तब भी उसके सामने चला आता और कस्तूरी निकाल ली जाती, दे दी जाती, शहीद हो जाता है, बाणों का शिकार बन जाता है। ते नर पछते अधिक रीझों ते कछु नहीं देत। लेकिन वो पशु नर, रहीमदास कहते हैं, पशु से भी क्या गुजरे हैं जो प्रसन्न होने पर, खुशी होने पर भी कुछ भी नहीं देते और हाथ हिलाकर चले जाते हैं। खैर, कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया था 1972 में चमोली में। राज्य वृक्ष जो बुरांस है, क्वेश्चन आया है कि उत्तराखंड का कल्प वृक्ष क्या है, तो उसे बोलेंगे बुरांस। बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियस। बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। राज्य विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक है, यानी कि यहाँ पर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा भवन कहाँ है? देहरादून में। द्वितीय विधानसभा भवन कहाँ बना दिया गया है? और दूसरी राजधानी भरासी शहर कहाँ? गैरसैंण में। कहाँ पर? पहली राजधानी कहाँ है? देहरादून में, वो अस्थायी राजधानी, हालांकि अभी वही है। और जो प्रस्तावित राजधानी है स्थायी, वो कहाँ पर? गैरसैंण, हालांकि वो बना दी गई है। तो उत्तराखंड की दो राजधानी है, एक देहरादून और एक गैरसैंण। दो विधानसभा भवन है, एक आपका देहरादून में, दूसरा गैरसैंण। इसके अलावा दो विधानसभा वाले अन्य जो दो राज्य हैं वो महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर भी हैं। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस प्री निकालने की रणनीति की अगर बात करूं तो पहले तो आप उत्तराखंड लोकल रट लीजिए। जो मैं करा रहा हूं इसको आप रटते जाइए और आपको शायद ही कहीं इस तरह जीएस पढ़ने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए, अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। उत्तराखंड लोकल और बाकी जो मैं कराऊंगा ब्रह्मास्त्र सीरीज और जो अन्य सीरीज मिलेगी यहाँ पर, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, सिविक्स, यूपी और एमपी, बिहार, झारखंड, वो सब में कॉमन आएगी। उत्तराखंड लोकल अलग से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रट लीजिए और करंट में करा दूंगा। उसके अलावा कुछ भी पढ़ने का आवश्यकता नहीं। बाकी घटना चक्र या कोई भी एक बैकयार्ड शॉट ले लीजिए, आप उसको लगाते रहिए और कुछ एक ही बुक कोई बार बार पढ़ लीजिए। बाकी जितना मैं कराऊँ करते रहिए। और उत्तराखंड तो मेरा एक तरह से भावनात्मक लगाव है। कक्षा 1 से लेकर 10 तक की जो मेरी पढ़ाई हुई वो कहाँ पर भी? उत्तराखंड के उस पर्वतीय जनपद में हुई, पिथौरागढ़ में, मुनस्यारी तहसील में हुई है। पिताजी चूंकि मेरे सरकारी अध्यापक उत्तराखंड में रहे 20 साल, तो पापा की नौकरी तो पूरी उत्तराखंड में ही हुई है। तो मेरी स्कूलिंग जो है क्लास 1 से लेकर 10 तक, जो बचपन की उम्र होती है वो पूरी उत्तराखंड भी थी। इसलिए उत्तराखंड से इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत रहता है। और ये बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड को मैं आज पढ़ा पा रहा हूँ इस मंच से, आप सबके सहयोग से। हालांकि मैंने भी नौकरी खूब पहाड़ों में की, चमोली भी रहा और उधर राजस्थान भी रहा, फिर 2 साल नवोदय रहा, कश्मीर पे रहा, राजौरी में, और अभी एज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री यूपी में पोस्टेड हूँ। तो उत्तराखंड पीसीएस आया तो मुझे उत्तराखंड पढ़ाने का मौका आपके माध्यम से मिला। ये मेरे लिए गर्व की बात है और सौभाग्य की बात भी है। और जो उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं वो इसको जरूर, और जो यूपी से देने जा रहे हैं वो जरूर लाइक करें। बड़ी मात्रा में पोस्टें भी आई, पहले 224 पोस्टें थी, अभी बढ़ करके 318 पोस्ट हो गई हैं। तो जो भी एग्ज़ाम उत्तराखंड के हैं उसके लिए आप उत्तराखंड एक काम कर लीजिए कि जब तक प्री होना है तब तक आपको इसी वीडियो को आप खाली सुनते रहें उत्तराखंड के लिए। आप देखिए कितना कर लेंगे। और जो मैं अन्य अपने चैनल पर ब्रह्मास्त्र सीरीज जो करंट कराऊंगा वो पढ़ लीजिए। बाकी आप घर में प्रतिदिन टाइम निकाल लीजिए, आप जो भी जिस बुक से पढ़ना चाहें। एक तो घटना चक्र का बैकियर लगा लीजिए जीएस के लिए, और कुछ एंथेटिक बुक पढ़ डालिए, एक एक बुक जो भी आपको लगती है एनसीईआरटी को बेस बना करके। सिलेक्शन आपका निश्चित रूप से तय है, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। जब यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड जब अलग राज्य बना तो पहली बार जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना तो उस वक्त उत्तराखंड में मात्र 30 विधानसभा सीट थी। कितनी थी? 30 सदस्य। तो पहली बार विधानसभा गठन कब हुआ? 9 जनवरी 2001 को गठन हुआ। याद रखें इस बात को। राज्य गठन से पूर्व मात्र इसमें 22 विधानसभा थी, जो कि पहले यूपी में 425 थी और आज यूपी में कितनी है? 403 है। चूंकि 22 उत्तराखंड चलेंगे, 22 3 25, तो आज यूपी में कितनी बची हैं? 403। याद रखेंगे इस बात को। वर्तमान में कितनी सीटें हैं उत्तराखंड में? तो 70 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 70 इलेक्टेड सीटें, 70 निर्वाचित सीट होती हैं, याद रखेंगे। 70 सीटें, 70 सीटें हैं। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें कितनी? सुरक्षित रिजर्व 15 सीटें, 13 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए। एसटी के लिए जो सुरक्षित सीटें कौन सी है? 2, चक्राता, देहरादून, नानक मत्ता, उधम सिंह नगर। सर्वाधिक विधानसभा सीटें किसमें? हरिद्वार में है, याद रखेंगे 11,
और सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ कहाँ हैं? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत में 2-2 सीटें हैं, हरिद्वार में 11 सीटें हैं। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें याद रखेंगे। लोकसभा सीटें कितनी है उत्तराखंड में? 5 सीटें याद रखें। कितनी सीटें? 5। टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल व हरिद्वार, याद रखेंगे इस बात को। सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है मतदाताओं की दृष्टि से? हरिद्वार है। एरिया में सबसे छोटी है लेकिन मतदाताओं में सबसे बड़ी सीट है हरिद्वार। मीन्स एरिया में सबसे स्मॉलेस्ट बट द बिगेस्ट इन द वोटर, तो हरिद्वार। क्षेत्रफल में एरिया में सबसे बड़ी, मतदाताओं में सबसे छोटी सीट पौड़ी गढ़वाल है। कौन है? पौड़ी गढ़वाल है, याद रखेंगे। एससी है सुरक्षित सीट कौन सी है? अल्मोड़ा है। राज्यसभा की सीटें कितनी है उत्तराखंड में? 3 सीटें हैं राज्यसभा की। कितनी सीटें हैं? 3 सीटें उत्तराखंड में। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? नैनीताल में है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2012 को हुई थी। और उच्च न्यायालय की स्थापना, हाई कोर्ट की जो स्थापना होती है किस आर्टिकल के तहत होती है? तो आर्टिकल 214 के तहत होती है। आप ये सब जानते हैं। आर्टिकल 214 के तहत होती है। और उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल, क्रम के रूप में 20वां था। याद रखेंगे इस बात को। संभाग बता दिए मैंने। मंडल कितने? 2 मंडल हैं, गढ़वाल कुमाऊं। सर्वाधिक जिलों वाला मंडल कौन सा? गढ़वाल मंडल। 7 जिले हैं। कुल जिले कितने हैं? 13 जिले हैं, याद रखेंगे। मैदानी जिले 2 हैं, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर। बाकी जो 11 जिले हैं वो आंशिक और पूर्ण रूप से पहाड़ी जिले भी हैं। सर्वाधिक तहसीलों वाले जिले कौन से हैं? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व टिहरी। 11-11 तहसीलें हैं, याद रखेंगे इस बात को। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। और सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ पर हैं? तो आप बता पाएंगे। सर्वाधिक ग्राम पंचायत तो पौड़ी में, सबसे कम ग्राम पंचायत चंपावत में, याद रखेंगे इस बात को। कभी कभी आपसे पूछ भी लेते हैं, है ना। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? 18 वर्ष या अधिक आयु के लोगों द्वारा वोट डालने पर, याद रखेंगे इस बात को। क्षेत्र पंचायत सदस्य आप जानते हैं, सचिव गुरु में वीडियो पूरा। ग्राम पंचायत अध्यक्ष और प्रधान का चुनाव सीधे होता है जो 18 वर्ष से अधिक वोट डालते हैं। एक बात और जो महत्वपूर्ण बनाती है उत्तराखंड को, भारत में आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव में 33% सीटें महिलाओं के लिए हैं, यूपी में भी और भारत में भी। बट उत्तराखंड राज्य एक राज्य है जिसने 2008 में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कर दिया। कितना? 50% रिजर्वेशन है। कितना? 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, याद रखेंगे इस बात को। जनगणना नगर कितने? 2011 के अनुसार 41। 2011 के सेंसस के अनुसार जो जनगणना नगर कुल 41 है। कुल नगर व नगर समूह कितने हैं 2011 और 2015 में? तो कुल नगर है 116, नगर समूह 142। सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार है, 24 नगर। और सबसे कम नगर वाला जिला कौन सा है? बागेश्वर। कितना नगर है? 1। सर्वाधिक हरिद्वार में और बागेश्वर में 1, याद रखेंगे इस बात को। नगर निगम 6 नगर निगम है, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर व रुड़की। मैदान में 1 लाख व पहाड़ में 90,000 या अधिक आबादी वाले को नगर निगम माना गया, याद रखेंगे इस बात को, है ना। मैदानों में 1 लाख की आबादी वाला और पहाड़ों में 90,000, इसलिए कुल यहाँ पर 6 नगर निगम है, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की। ठीक है। राज्य की सबसे पहली नगर पालिका परिषद कौन सी है? पूछ सकते हैं। मसूरी नगर पालिका परिषद सबसे पहली नगर पालिका परिषद उत्तराखंड की कौन सी? क्वेश्चन आने वाला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मसूरी नगर पालिका परिषद 50,000 पहाड़ में, 90,000 मैदान में, 90,000 से कम। तो सबसे पहली नगर पालिका परिषद कौन सी? मसूरी नगर पालिका। नगर पंचायत 5,000 से 50,000 की आबादी पर, याद रखेंगे इस बात को। औद्योगिक कस्बे कितने हैं? 2 हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड 1 है, याद रखेंगे इस बात को, है ना। वन पंचायत भी इसमें है और सेवा का अधिकार भी उत्तराखंड में लागू है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया? तो 2011 में। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप छोट की क्यों पढ़ा रहे हैं? पूरी बुक तो आप मार्केट से भी खरीद के पढ़ सकते हैं। मेरा काम यह है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम समय में आपके लिए अधिक फायदा, वो क्वेश्चन करवाने हैं, है ना, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम राज्यपाल कौन थे उत्तराखंड के? सुरजीत सिंह बरनाला। कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला, याद रखेंगे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे अंतरिम की अगर बात करें तो नित्यानंद स्वामी थे, है ना। द्वितीय मुख्यमंत्री अंतरिम कौन बने थे? भगत सिंह कोश्यारी। प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी,
प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, याद रखेंगे इस बात को। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? नरहरदत्त तिवारी, कांग्रेस के, याद रखेंगे। और वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तराखंड में कौन है? तो वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी है। कौन है? बीजेपी के हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी, हालांकि भी यहाँ पर इस वर्ष चुनाव भी होने। पुष्कर सिंह धामी, याद रखेंगे इस बात को। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत। अंतरिम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो हरवंश यशपाल आर्य। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत। प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभेंद्र देसाई। अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग प्रथम विजेंद्र जैन। प्रथम लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एनपी नवानी, जो प्रथम उनको जरूरत लीजिए, करंट वाले बाद में मैं पूरा करंट करा दूंगा आपको। प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति SHA रजा। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर RS टोलिया। प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण। ठीक है, अब कुछ गुफाओं की बात कर लेते हैं। बहुत फेमस गुफा है लाखू गुफा, लुएट, पेटसाल, पुरा स्थल, ये कहाँ पर स्थित है? रट लीजिए, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछ लेते हैं आपसे। तो लाखू उड़ियार, लाखू गुफा बहुत पूछी भी गई है। लोहित फाप, पेटसाल देखने जाइए, घूमने जाइए, बहुत अच्छा स्थान है। अल्मोड़ा में वहाँ जा चुका हूँ। ग्वार गुफा, किमनी गांव गुफा, मलारी गांव गुफा चमोली में है। राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से 5.5 किलो के सोने का मुखौटा मिला है? मलारी गांव चमोली से। मलारी गांव चमोली से। अगला, 8 ताम्र मानव कृतियां प्राप्त हुई थी बनकोट पिथौरागढ़ से। कहां से? बनकोट पिथौरागढ़ से। अगला है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो पहला उल्लेख, सबसे पहला वेद जो दुनिया का लिखित वेद है, जो सबसे पहला रिटन साहित्य दुनिया का, उसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है? देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि। देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि। किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। स्कंद पुराण में उत्तराखंड की क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है। इसमें इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? मानस खंड और केदार खंड। स्कंद पुराण में उत्तराखंड को मानस खंड और केदार खंड कहा गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, फिर भी आ सकता है। हरिद्वार माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा गया? केदार खंड। यानी कि हरिद्वार से हिमालय तक के क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से नीलगिरी कालगिरी तक मानस खंड कहा गया। कुमाऊं, मतलब केदार खंड कहा गया गढ़वाल क्षेत्र को, और मानस खंड कुमाऊं क्षेत्र को, याद रखेंगे। मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में क्या कहा गया है? उत्तरखंड, ब्रह्मपुर एवं खसदेश। पाली भाषा में बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? हिमवंत। गढ़वाल क्षेत्र को पहले जाना जाता था बदिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, केदारखंड के नाम से। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान, धनाधिपति कुबेर की राजधानी क्या थी? अलकापुरी। मनु का निवास स्थान, कुबेर की राजधानी क्या थी? अलकापुरी, जिसका नाम सुनते हैं अलकापुरी उत्तराखंड में ही थी। गणेश, नारद, मोक्षचंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं कहाँ हैं? बद्रीनाथ के पास हैं। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? देवप्रयाग में तपस्या की थी। बाणासुर की राजधानी कहाँ है? ज्योतिषपुर। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने तपस्या कहाँ की थी? तपोवन टिहरीगढ़ में। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है भृगतुंग। महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? वन पर्व में। और यहीं से बताया था कि धीरे धीरे करके स्वर्ग की ओर जा रहे थे वो, है ना, पांडव, फिर लास्ट में युधिष्ठिर पहुंचते हैं, तो आप कहानी सुनाएंगे कभी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर में। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से 2 विद्यापीठ थे? बदिकाश्रम और कंडवाश्रम। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है किस आश्रम से? कंडवाश्रम पौड़ी, कहते हैं ना कंड ऋषि का आश्रम था वो। जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उसी सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? कंडवाश्रम में। महान भरत के नाम पर भारत, आपने सुना नहीं भारत का नाम कैसे पड़ा? तो भरत, जो कि दुष्यंत और शकुंतला का स्थान है जहाँ पर कंडाश्रम में, तो दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था भरत, तेजस्वी भरत, जिसके बारे में आपने सुना है कि बचपन में उस शेर के दांत गिन रहा था वो बालक, तो उस भरत के नाम पर भारत पड़ा हुआ है। कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी कहाँ पर? कंडवाश्रम में। कंडवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? मालनी नदी के तट पर। गढ़वाल क्षेत्र का वो कौन सा नगर है जिसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं? कोटद्वार। कुमाऊं का पौराणिक नाम मानसखंड। पौराणिक काल के बाद के ग्रंथों में कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? कूर्मांचल। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो स्कंद पुराण में मिलता है। किस पुराण में? स्कंद पुराण में।
किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास का उल्लेख है? तो ब्रह्म एवं वायु पुराण में। याद रखेंगे इसको। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? यक्षों के। कुमाऊं क्षेत्र में अनेक नाग मंदिर मिलते हैं, क्या पुष्ट करते हैं? कि नागों के निवास के। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बेरी नाग है या बेनी नाग मंदिर है, कहाँ? पिथौरागढ़ में। चाहिए इस मंदिर को, मैं भी घूम के आया हूँ इसमें। बीनाग या बेनी नाग या बेरी नाग का मंदिर कहते हैं वहाँ लोकल में। ये सबसे प्रसिद्ध नाग टेम्पल है, पिथौरागढ़ में है, बेरी नाग के पास जगह पड़ती है। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था कब? खसों के समय में। कालसी देहरादून में, लाखा मंडल, सिरोली मंडल, माड़ा आदि जगहों पर क्या मिलते हैं? शिलालेख। अगला, देहरादून के कालसी 257 ईसा पूर्व का एक पाली भाषा का लेख मिला, जो कौन सा है? अशोक कालीन। 13वां शिलालेख मिलता है देहरादून में कालसी में, जिसमें अशोक ने कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है। क्वेश्चन अलग से स्ट्रीम बनता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध का उल्लेख कहां पर किया है? तो अपने 13वें शिलालेख में किया, और कहां से मिला है? कालसी देहरादून से मिला है। अगला है, त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है गोपेश्वर व बाड़ाहाट से। पाउंडकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ से किनके ताओं पर त्रिलेख मिले? कार्तिकेयपुर राजाओं के। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? कुड़िंद शासक। कौन? कुड़िंद शासक। किस अभिलेख से पुष्ट होता है कि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन नहीं थे? कालसी शिलालेख। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अमोघ भूति। अमोघ भूति। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को प्रमाणित करता है? शकों के। किसके? शकों को। शक आप जानते हैं। मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश का स्थापित हुआ? वर्धन वंश। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हर्ष के समय ह्वेनसांग उत्तराखंड की यात्रा की, उसने इस राज्य को क्या कहा था? पोल्ही-मोपोलो ब्रह्मपुर। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ह्वेनसांग ने उत्तराखंड को किस नाम से कहा है? तो पोहिल हो मोपुल हो। ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा? उसका क्षेत्रफल कितना बताया? तो हरिद्वार को उसने मोयूलो मयूरपुर कहा था, और उसका क्षेत्रफल 20 ली। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश को। किसे? कार्तिकेयपुर राजवंश को। 700 से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की पहले 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। उसके बाद राजधानी कहाँ बनाएगी? बागेश्वर के बैजनाथ, और आज बैजनाथ बहुत प्रसिद्ध स्थान है। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। आज गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ था कार्तिकेयपुर शासकों के काल में। आज गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग किया था, कहां पर? केदारनाथ में। कहां पर? केदारनाथ में। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा कौन था? बसंत देव। याद रखेंगे। निम्बर किस मत का था? तो शैव संप्रदाय का। निम्बर वंश का वो कौन शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा था? निम्बर पुत्र इष्टगण ने। याद रखेंगे, इष्टगण। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिंग पंख में मग्न धरती को उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? इष्टगण पुत्र ललित सूर्यदेव को। बैजनाथ मंदिर बनवाया था ललित पुत्र भूदेव ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रट लीजिए। बैजनाथ मंदिर किसमें है? ललित पुत्र भूदेव ने। कार्तिकेयपुर राजाओं के बाद मध्यकाल में कुमाऊं क्षेत्र पर किन शासकों का आधिपत्य था? कत्यूर या कत्यूरियों का। कत्यूरी शासकों में आसिन्त देववंश के शासकों की राजधानी थी पहले जोशीमठ, बाद में रणचूलाकोट। आसिन्त देव वंश का अंतिम और अत्याचारी शासक कौन था जिसके समय तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था? ब्रह्मदेव के समय। किसमें? ब्रह्मदेव के समय। 1223 में किस नेपाली शासक ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो कालसी देव ने। किसने? कालसी देव ने। कुमाऊं क्षेत्र पर कलचुरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1216 में चंद राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? थोवार चंद। पूछते हैं क्वेश्चन, चंद राजवंश की सत्ता किसके नेतृत्व में? थोवर चंद। 1563 में चंद्रवंश के किस शासक ने राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? बलदेव कल्याण चंद ने। चंपावत से कहां ट्रांसफर कर दी? अल्मोड़ा से। चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? बाज बहादुर चंद। कौन? बाज बहादुर चंद। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधानों की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई किसके द्वारा? चंद राजाओं के द्वारा। किसके द्वारा? चंद राजाओं के द्वारा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो आप बता पाएंगे क्या था? गाय। चंद और मुगलों के संबंध में जानकारी मिलती है शाहनामा और जहांगीरनामा से। कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1790 में नेपाली गोरखाओं द्वारा कुमाऊं में चंद्र शासन का अंत किया गया। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद्र। कौन था? महेंद्र चंद्र। पूछेंगे आपसे। अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण
किस चंद शासक ने करवाया था? तो कल्याण चंद ने। किसने करवाया था? कल्याण चंद ने। अल्मोड़ा के पलटन बाजार, बहुत फेमस बाजार, कभी घूम के आइए पलटन बाजार। लाल मंडी किले फोर्ट मेरा खदमार किसने करवाया? कल्याण चंद ने। किसने? कल्याण चंद्र ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आने वाला क्वेश्चन से, वैसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं उत्तराखंड पीसीएस में। बाणासुर का किला कहाँ स्थित? आपने सबने नाम सुना बाणासुर, तो चंपावत के लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर जाकर देखिए, मैं भी यहाँ पर गया हूँ। लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर है, चंपावत के पास पड़ता है बाणासुर का किला। बाणासुर की कहानी आप महाभारत में सुनते हैं। 18वीं शताब्दी तक गढ़वाल के छोटे छोटे 54 ठकुरी राजाओं खसियों का शासन रहा। इन ठकुरी राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा भानु प्रताप का संबंध किस गढ़ से था? चांदपुरगढ़ चमोली। चांदपुरगढ़ चमोली से। चांदपुरगढ़ में 888 ईस्वी में राजा भानु प्रताप के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी, जो कि था कहाँ का? गुजरात का, है ना, गुजरात का। गढ़वाल में परमार वंश का शासन 888 ईस्वी से कब तक रहा? अगस्त 1949 तक, बहुत लंबे समय तक रहा। परमार वंश के किस शासक ने राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर ट्रांसफर की? अजयपाल ने। पूछा हुआ क्वेश्चन है। परमार शासकों को शाह की उपाधि किसने दी? लोधियों द्वारा। किसने? सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की? बलभद्र शाह ने। बलभद्र शाह ने। राजा सुदर्शन शाह सूरत कब की रचना, जो कई खंडों में, कौन सी है? सभासार। कौन सी है? किस मुगल शासक के सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर उनके नाक कटवा दी थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन रट लीजिए। तो किस मुगल शासक सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए थे? तो शाहजहां के सैनिक पहुंचे थे वहां पर, तो उनके नाक कटवा दिए थे, तो इसीलिए महारानी कर्णावती का क्वेश्चन बना हुआ है। महारानी कर्णावती को किस नाम से जानते हैं? अन्य नाक कटी रानी नाम से। किसके नाम से? नाक कटी रानी नाम से। देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया? रानी कर्णावती। रट लीजिए, रानी कर्णावती वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, याद करेंगे। रानी कर्णावती। किस परमार शासकों ने मुगल दारा सिखों के पुत्र सुलेमान सिखों को संरक्षण दिया था? तो क्वेश्चन पूछा गया है भी पृथ्वीपति शाह ने। पृथ्वीपति शाह ने। गोरखों ने कुमाऊं यानी कि अल्मोड़ा को कब जीता? 1790 में। गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण 1791 और इस पर आक्रमण पराजित हुए थे, याद रखेंगे। गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया? इसमें राजा प्रद्युम्न पर वीरगति को प्राप्त हुए थे 14 मई 1804 को। खुड़बुड़ा मैदान याद रखिए, पूछा जाता है खुड़बुड़ा। किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेज सेना भेजकर उन्हें पराजित किया था? तो सुदर्शन शाह के समय। किसके समय? सुदर्शन शाह के समय। किसको पराजित किया अंग्रेजों ने? गोरखों को। गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्तापूर्ण तरीके से ले लिया था? पूर्वी आधा भाग सुदर्शन शाह से ले लिया अंग्रेजों ने धूर्तापूर्ण। आधा राज अंग्रेजी कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से लाकर कहाँ बनाई? टिहरी में बनाई, 1815 में टिहरी में। अगला क्वेश्चन हमेशा के लिए बहुत महत्वपूर्ण, टिक कर लीजिए पहले तो। गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने अप्रैल 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया और 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच वो कौन सी संधि हुई जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया था? संगोली की संधि। वो कौन सी सरकार थी जो संगोली की संधि को स्वीकार न करने का 1816 में अंग्रेजों की सरकार बनी और हारने के बाद मार्च 1816 में संधि स्वीकार की? तो संगोली की संधि कब हुई है? 1816 में हुई है। ये क्वेश्चन वैसे भी आता है, आप कोई भी एग्जाम दें, कहीं पर का भी एग्जाम दें, यूपी पीसीएस वगैरह कहीं भी दें, उत्तराखंड पीसीएस, कि वो कौन सी संधि है जो भारत में आज भी सबसे पुरानी संधि है? तो 1816 में की गई थी गोरखाओं के द्वारा, वो आज भी जारी है ना, सुगौली की संधि, नेपाल की गोरखा सरकार के साथ। तो सुगौली की संधि जो नेपाल की गोरखा सरकार से कब हुई थी? 1816 में, आज भी जारी है। तो सबसे प्राचीन संधि अगर कोई, सुगौली की संधि। तो अगला क्वेश्चन जो है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? 1902 में। कब? 1902 में। अब बात करते हैं फ्रीडम मूवमेंट की। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव चंपावत के बिशुंग गांव के कालू सिंह मेहरा
को प्राप्त है। उन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था। कब? 1857 की क्रांति के दौरान। ये क्वेश्चन रट लीजिए, अभी से टिक कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किसे प्राप्त है? कालू सिंह मेहरा को। किस जिले के? चंपावत के। किस गांव के? बिशुंग गांव के। कब भाग लिया? 1857 की क्रांति के दौरान। उनका गुप्त संगठन बनाया था उन्होंने, क्रांतिवीर नामक का। कौन सा गुप्त संगठन? क्रांतिवीर, रट लीजिए। अल्मोड़ा में राजनीतिक सचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? 1870 में। कब हुई थी? 1870 में। राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से कब हुआ? 1871 में पहला पेपर निकला कुमाऊनी लैंग्वेज में। कब? 1871 में। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड के 2 लोगों ने भाग लिया था, उनमें से एक कौन थे? ज्वालादत्त जोशी। 1886 सेशन कलकत्ता में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। उसमें उत्तराखंड से भाग लिया था, उसमें कौन, क्या नाम था? ज्वालादत्त जोशी। राजनीतिक चेतना विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, की स्थापना किसने की थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। आप ये जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत छायावाद के प्रसिद्ध कवि में। छायावाद, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, छायावाद में जो 4 है ना, प्रसाद, वर्मा, पंत, निराला, उनमें पंडित गोविंद बल्लभ सुमित्रानंदन पंत की बात की हम लोगों ने, वो छायावाद के प्रति। गोविंद बल्लभ पंत जो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। गोविंद बल्लभ पंत जी ने 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी, है ना, याद रखें। गोविंद बल्लभ पंत जो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे, देश के गृह मंत्री भी रहे थे, उन्होंने 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि अलग थे, याद रखेंगे उस बात को। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना पूछा गया है, क्वेश्चन है। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। कब हुई थी? 1912 में। तिलक व एनी बेसेंट की होम रूल लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, किसके द्वारा? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल, हेमचंद आदि के द्वारा। विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल, हेमचंद। आप जानते हैं कि तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में भारत में 1916 में तिलक और बेसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की थी? 1916 में। कब यात्रा की थी? 1916 में पहली बार गांधी जी उत्तराखंड आए थे, देहरादून। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीनाथ पांडे आज के प्रयासों से 1916 में किसका गठन हुआ? कुमाऊं परिषद का। किसका? कुमाऊं परिषद का। और कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हो गया? तो कांग्रेस में विलय कब हो गया? 1926 में हो गया, याद रखेंगे। गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंदी लाल तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1918 में। अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार किसी भी एग्जाम्स में आता है और उत्तराखंड की लोकल बुक्स में भी आप पढ़ेंगे जो चलती हैं स्कूल में। जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में किस नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? तो कुली बेगार प्रथा 1921 में अंत किया गया। कहाँ पर? बागेश्वर में। किस नदी में? सरयू नदी में। किस नदी में? सरयू नदी में। किसके नेतृत्व में? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल। ये क्वेश्चन मैंने कक्षा 4 या 5 में उत्तराखंड में जब पढ़ता था, मैं मुनस्यारी तहसील कोटा गांव में, प्राथमिक विद्यालय कोटा खड़िक में, तो वहाँ पर मैंने पढ़ा था, ये तब से याद है। तो सरयू नदी, इसको कुली बेगार प्रथा, आप जानते हैं ना कुली बेगार प्रथा क्या थी? कि अंग्रेज आते थे और वो लोग पैदल अपने लाने के लिए, वहाँ पर नियम था कि कोई भी अगर अंग्रेज कहीं यात्रा करेगा तो प्रत्येक गांव का व्यक्ति बारी बारी से उनके बक्से सामान को ढोने का काम करता था, निःशुल्क। और निःशुल्क काम करना, उसके बाद भी सताया जाता था। तो उस प्रथा का विरोध करने के लिए कुली बेगार प्रथा का विरोध किया गया था और अंततः जो कागज थे वो नदी में बहा दिए गए थे, उस सरयू नदी में। तो कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ? जनवरी 1921 में। किसके द्वारा? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल। कहाँ पर? बागेश्वर में। किस नदी पर? सरयू नदी पर, याद रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने किस स्थान पर कुछ समय 12 दिन के लिए प्रवास किया और अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी? तो कहाँ पर? कौसानी। कौसानी कहाँ पर था? बागेश्वर में। और कौसानी को गांधी जी ने क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड। गांधी जी ने कहा था कि लोग अनायास ही विदेश भागते हैं, यहाँ आकर भी देखना चाहिए। और वास्तव में बहुत अच्छा स्थान, आप जाकर देखिए। मैं वहाँ पर गया हूँ, बहुत शांति फील होगी आपको, सुकून। कौसानी, अनासक्ति योग, गीता पर भूमिका लिखी। किस पर? गीता।
है ना। गीता पर गांधी ने कौन सी भूमिका लिखी? अनासक्ति योग। कहाँ पर? कौसानी में। कौसानी बागेश्वर में आज भी बहुत शांतमय सुरम्यमय स्थान है कौसानी। स्वतंत्रानंद पंथ की जन्मस्थली भी है कौसानी। वही पंथ जो छायावाद के सुकुमार कवि हैं, जो लिखते हैं कि आह से उपजा होगा ज्ञान, वियोगी होगा पहला कब। ये आपने सुना है कि चींटी को देखा काली सरल बिरल वो रेखा, है ना। कौसानी गांधी जी ने क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन आ सकता है। 1903 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहों में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे? ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर। 3 लोग थे 78 में से। आप ये जानते ना कि जो 12 मार्च 1903 गांधी ने जब शुरुआत की सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह अहमदाबाद से साबरमती आश्रम में, उनके पास 78 लोग थे। तो उसमें 3 उत्तराखंड के थे। कौन कौन? ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बिना उत्तराखंड के कोई एग्जाम कंप्लीट नहीं हो सकते और होना भी नहीं चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अप्रैल 1903 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/19 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इस घटना को क्या कहा जाता है? पेशावर कांड। 1930 में जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, नमक मूवमेंट चल रहा था, तो उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में पठानों के नेतृत्व में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें आप बाबा खान भी कहते हैं, जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका रेड शर्ट नाम का दल था, वो विद्रोह कर रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध। तो अंग्रेजों ने उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसका कमांडर एक भारतीय, एक उत्तराखंडी वीर था, चंद्र सिंह गढ़वाली, जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया था और अपने देशवासियों का साथ दिया था। धन्य वो वीर। और इसीलिए चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम आज भी, देशभक्ति का नाम आते ही, उनका नाम, उनके नाम के आते ही हम लोगों के सर गर्व से ऊपर हो जाते हैं, चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? पेशावर कांड। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किस कांड से संबंधित है? पेशावर कांड से। याद रखेंगे इस बात को। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने दिन जेल में काटने पड़े? 11 वर्ष 3 माह 18 दिन, है ना। 11 वर्ष 3 माह 18 दिन जेल में काटने पड़े। 1930 के गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य के कई उग्र राष्ट्रवादी सम्मिलित थे, जिनमें से मुख्य थे भवानी सिंह। कौन थे? भवानी सिंह। चौरंदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? शांतिलाल त्रिवेदी ने। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन उत्तराखंड के लिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 को खुमार नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, अंग्रेजों की गोलियों से गंगाराम व खीमादेव नाम के 2 भाई व चूड़ामणि शहीद हो गए। सल्ट की भूमिका को सराहना करते हुए गांधी जी ने क्या कहा था? इसे कुमाऊं का बारदोली। क्या कहा था इसे? कुमाऊं का बारदोली किसे कहते हैं? तो सल्ट मूवमेंट को। और ये कहाँ पर हुआ? तो खुमार नामक स्थान पर। कहाँ पर? खुमार नामक स्थान पर 1942 में। कौन कौन शहीद हो गए? गंगाराम, खीमादेव, चूड़ामणि। बहुत बेहतरीन इतिहास है भारत का, आप पढ़ के देखिए। धन्य है उत्तराखंड, धन्य है देवभूमि हिमाचल, धन्य है यहाँ के वीर। और आज भी उत्तराखंड की 2 आर्मी, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, देश से बगल 24 घंटे तत्पर रहती है। खुमार सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला व रेवती तिरंगा फहराया। किसके नेतृत्व में? तो बिस्नी शाह देवी। क्वेश्चन भी आता है कि किसके नेतृत्व में तिरंगा झंडा फहराया गया था नमक सत्याग्रह के दौरान? तो बिस्नी शाह देवी। बिस्नी शाह। 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? कुंती वर्मा जी को। 1941 में गांधी जी ने अपनी ब्रिटिश शिष्या सरला बैन को कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने कौन सा स्थापित आश्रम बनाया था? लक्ष्मी आश्रम। किसने बनाया था? सरला बैन ने। सरला बैन का नाम क्या था? वास्तविक नाम हाईलामन, है ना। लक्ष्मी आश्रम जोड़ी वो कौन सी 2 बहन थी जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया? कमला व बसंती। कमला व बसंती, याद रखेंगे इस बात को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है कि राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन में गद्य सर्वप्रथम 1871 में अल्मोड़ा से बुद्धि बल्लभ पंत के संपादक में कौन सा पेपर निकला था? तो अल्मोड़ा अखबार। उत्तराखंड का पहला पेपर कौन सा था? अल्मोड़ा अखबार। 1871 में निकला। अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद संपादक बद्रीनाथ पांडे ने सितंबर 1918 में कौन साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया? शक्ति का। किसके बाद? अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद। पहला पेपर कौन सा था? अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा से निकला। अगला है देहरादून के गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से पंडित गिरिजादत्त मैथानी के संपादक में कौन पेपर शुरू हुआ? गढ़वाली मासिक पत्र। भी बताया, फिर से ये क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ कब हुआ? अभी बताया था मैंने आपको कि बागेश्वर में सरयू नदी पे 13-14 जनवरी 1921 कुली बेगार का अंत कब हुआ? 13-14 जनवरी 1921 को। बेसिकली मकर संक्रांति के दिन था, उस दिन याद रखेंगे। टेहरी राज आंदोलन की मांग थी प्रजातंत्रक शासन की। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टेहरी राज आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? स्वर्गीय श्री देवसुमन जी की। किसकी? देवसुमन जी की हो गई थी। और उनके नाम पर भी आज भी गर्व ऊंचा हो जाता है, महान देशभक्त थे। भूख हड़ताल से किसकी मृत्यु हो गई? देवसुमन की। टेहरी राज आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1939 में। 1939 में स्थापना की गई थी। टेहरी का भारत में विलय कब हुआ? 1949 में। टेहरी को उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में कब शामिल किया गया? 1 अगस्त 1949 को। डोला पालकी आंदोलन भी बहुत चलता है। डोला पालकी आंदोलन संबंधित था किससे? शिल्पकारों से, दलितों से। शिल्पकारों, दलितों संबंधी डोला पालकी बारात में लेके जाने वो उसे भी जाते थे। वो तो 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हरिप्रसाद टमटा ने। किसने? हरिप्रसाद टमटा ने, है ना। डोला पालकी शिल्पकारों से संबंधित था। दलितों के लिए शिल्पकार शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हरिप्रसाद टमटा जी ने। कनकटा बैल आंदोलन था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। कनकटा बैल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? किसके विरुद्ध था या आंदोलन क्या था? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन सा? कनकटा बैल आंदोलन। खोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भूमिहीनों को भूमि वितरण बनाना, भूमिहीनों को भूमि वितरण करना, खोटा खर्रा। राज्य में शराब विरोधी आंदोलन की अग्रणी भूमिका किसी थी? महिलाओं की। राज्य में शराब विरोधी आंदोलन क्या था? नशा नहीं रोजगार दो। क्या था? नशा रही रोजगार दो। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब उठाई गई थी? 1938 में। उत्तरांचल राज्य को सबसे पहले अलग करने की बात कब की? 1938, मतलब आज़ादी से पहले की गई थी। 1938 में देवसुमन ने दिल्ली में पृथक राज्य की मांग को लेकर गणदेश सेवा संघ का गठन किया, देवसुमन जी ने, जिसका नाम बाद में क्या हो गया था? हिमालय सेवा संघ। क्या हो गया था? हिमालय सेवा संघ। हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक बृहद हिमालय राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन कब बना? 1950 में। 1967 में रामनगर में पृथक राज्य पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? दयाकृष्ण पांडे की। प्रताप सिंह नेगी व नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद गठन कब किया गया? 1973 में। 1970 में कम्युनिस्टों द्वारा पृथक राज्य गठित किया गया, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1972 नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित बोट क्लब पर धरना दिया और नारा दिया, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। 8 पर्वतीय राज्यों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य डॉक्टर देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ था। कब? 25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल किसकी अध्यक्षता? डॉक्टर देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में। उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? त्रिवेंद्र पवार ने। भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद कब बनी? 30 से 11 मई 1988 को। 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव किसने रखा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जसवंत सिंह बिष्ट ने। किसने रखा? जसवंत सिंह बिष्ट ने। किस पार्टी से? उत्तराखंड क्रांति दल के। कब रखा? 1990 में। पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रखा? बीजेपी ने, भाजपा ने। किसने रखा? भाजपा ने। अगला, जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया। इस दस्तावेज को कहते हैं उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट। 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली और उसका नाम क्या रखा था? चंद्रनगर। क्या नाम रखा था? चंद्रनगर। गैरसैंण चमोली जो पड़ता है, आज भी राजधानी है। गैरसैंण का नाम क्या रखा था? चंद्रनगर। किसने? काशी सिंह ऐरी ने। 1993 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने राज्य की संरचना और राजधानी विचार करने की कौन सी कमेटी बनाई थी? कौशिक समिति। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट 1994 में राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था। कहां पर? गैरसैंण में। हालांकि आज तक नहीं बन पाई वो पूरी तरह, गैरसैंण में। जून 1994 में मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा अपनी सरकारी नौकरियों में 50% सीटें आरक्षित घोषित करने के बाद पौड़ी के वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बड़ोनी ने अनशन किया था। आमरण अनशन। ये क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड गांधी कौन थे? तो उत्तराखंड के गांधी किसे बोलते हैं? इंद्रमणि बड़ोनी।
1 सितंबर 1994 को बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि उस वक्त मैं बचपन में था, कक्षा 3 या 4 का स्टूडेंट था, ये मुझे कांड अभी तक याद है। 1 सितंबर 1994 में खमीटा, खमीटा गलत लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए था खटीमा। क्या है ये? खटीमा पड़ता है उधम सिंह नगर में। जब पीलीभीत से आगे जाएंगे, खटीमा, बनवसा, टनकपुर, तो खटीमा पड़ता है उधम सिंह नगर जिले में। और वहाँ पर ये जो कांड हुआ था वास्तव में बीभत्स और दर्दनाक कांड था। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड को, जिसमें लगभग 25 लोग मारे गए थे, उत्तराखंड सब जानते हैं काला दिवस के रूप में। किसमें? काला दिवस के रूप में। खमीटा नहीं, खटीमा गोलीकांड है। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग ले जाते समय रामपुर तिराहे, मुजफ्फरनगर पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य आंदोलनकारियों एवं महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया था और 6 लोग शहीद हो गए थे। इस घटना कहा गया क्रूर शासक की क्रूर साजिश। ये सपा की सरकार थी उस वक्त, यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी की। लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी? एच.डी. देवेगौड़ा ने 96 में। केंद्र की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक द्वारा 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया। 1 अगस्त 2020 को लोकसभा में पास हुआ, 10 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ, आर के नारायण ने 28 अगस्त मंजूरी दी और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन कर दिया गया था। और उस वक्त में वही क्लास 10 का विद्यार्थी था। दिसंबर 2006 में इसका नाम बदल क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। याद रखेंगे इस बात। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन तक पहुंच सके, क्योंकि उत्तराखंड एक दुर्गम राज्य है, पहाड़ी राज्य है, जहां पर संसाधन लोगों के पास कम होते हैं कोचिंग जाने के। तो वीडियो वहां तक पहुंचे और ऐसे लोगों तक पहुंचे जो पीसीएस निकालना ही चाहते हैं, इस बार एसडीएम बनना ही चाहते हैं, डीपीएसपी बनना ही चाहते हैं। तो अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। जीएस पूरी करवाई जाएगी इस चैनल पर, आपको पीसीएस बना के ही छोड़ा जाएगा। अधिक से अधिक शेयर करिए। जीत बहादुर गुरंग शहीद हुए थे कहाँ पर? 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में, है ना? याद रखेंगे इस बात को। जो खटीमा कांड हुआ था उसमें धर्मभट्ट, गोपीचंद, परमजीत सिंह, रामपाल, भगवान सिंह सिरोला, भुवन सिंह, प्रताप सिंह व सलीम अहमद शहीद हुए थे। और जो मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड था, रविंद्र रावत, गिरीश कुमार बद्री, सत्येंद्र सिंह चौहान, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा व अशोक कुमार केशवदेव। याद रखेंगे इस बात को। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं भौगोलिक संरचना। तो उत्तराखंड की जो अक्षांशीय स्थिति है वो 28 डिग्री 43 से 31-27 उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 2 से 44, 2 डिग्री 44 अंश। देशांतरी विस्तार, पूर्व देशांतर कहाँ से? 77, 34 से 81, 2 तक। राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2 पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट, तो लंबाई कितनी है? 358 किलोमीटर। रख लीजिए 358। और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? 320, लगभग इक्वल। 358 लंबाई, 320 चौड़ाई। राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 625 किमी इंटरनेशनल बाउंड्री है। चीन से सीमा कितनी लगती है? 350। तिब्बत से 300, लगभग 300, वही हो गई। राज्य से लगी केवल तिब्बत सीमा की लंबाई, चीन से सीमा की उस चीन ने कब्जा ही कर लिया तिब्बत पर, तो लगभग 350 हो ही जाएगा। नेपाल से लगी सीमा 275 किलोमीटर है। हिमालय की पश्चिम मध्य हिमालय है। राज्य का आकार आयताकार है। क्षेत्रफल कितना है उत्तराखंड का? 53,483 वर्ग किलोमीटर। 53,483 वर्ग किलोमीटर है, 1.69% है। और तेलंगाना बन जाने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अब ये भारत का कौन सा राज्य हो गया? 19वां राज्य है। एरिया कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। रख लीजिए। राज्य के कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग कितना है? 46,035 वर्ग किमी, यानी कि 86.07, लगभग 86% पर्वतीय भाग है, जबकि 13.93, लगभग 14% मैदानी भाग है। मैदानी भाग कितना है? 7,448 वर्ग किलोमीटर। गढ़वाल मंडल फैला है 60.67% भाग पर और कुमाऊं मंडल 39.33, मतलब लगभग दुगना। गढ़वाल मंडल जो है वह आधे से अधिक पर फैला हुआ है, 60.67% पर, और कुमाऊं मंडल 39.33। जो सबसे बड़ा जिला है एरिया में चमोली है, 8,030 वर्ग किलोमीटर का, जबकि जो सबसे छोटा जिला है वो चंपावत है, 1,766 वर्ग किलोमीटर है चंपावत का एरिया। सर्वाधिक एरिया किसका है? चमोली का। सबसे कम किसका है? चंपावत का। रख लीजिए। सर्वाधिक क्षेत्र वाले जो 4 जिले हैं, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी। सबसे ज़्यादा चमोली, फिर उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली। सबसे छोटे चंपावत, उसके बाद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार।
राज्य की प्राकृतिक सीमाएं की अगर बात करें तो उत्तर में तिब्बत हिमालय, पश्चिम में टोस नदी है, पूर्व में काली नदी है, दक्षिण पूर्व दक्षिण तथा पश्चिम तराई क्षेत्र है। पूर्व में नेपाल, उत्तर में तिब्बत चीन, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, दक्षिण पश्चिम दक्षिण दक्षिण पूर्व में यूपी स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दो देशों में लगती हैं, चीन और नेपाल से हुई, तिब्बत और चीन। गढ़वाल का द्वार किसे बोलते हैं? कोट द्वार। किसे बोलते हैं? कोट द्वार, पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। और कुमाऊं का द्वार किसे बोलते हैं? काठगोदाम, नैनीताल में कुमाऊं का द्वार काठगोदाम। प्रदेश से सटे राज्य कितने? दो, हिमाचल और यूपी। सर्वाधिक सीमा रेखा किससे मिलती है? उत्तर प्रदेश से मिलती है। सबसे कम सीमा रेखा हिमाचल से मिलती है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? देहरादून है। यूपी और हिमाचल को स्पष्ट करता है। किसको किस छूता है? यूपी और हिमाचल को। उत्तर प्रदेश को छूने वाले कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले 5 जिले हैं। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। 5 जिले यूपी से लगते हैं। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाले 2 जिले हैं, देहरादून, उत्तरकाशी। नेपाल को स्पर्श करने वाले 3 जिले हैं, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़। चीन को पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? पिथौरागढ़। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? देहरादून। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तरकाशी। नाम से उत्तरी जिला उत्तरकाशी। सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस जिले की? पिथौरागढ़ की। नेपाल और तिब्बत दोनों से लगती है। वह जिला जिसे 2 देश स्पर्श करते हैं, पिथौरागढ़ जिला, नेपाल और तिब्बत यानी चीन से लगता है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा, तो सबसे अधिक जो सीमा रेखा यूपी किससे लगती है? उधम सिंह नगर की, और सबसे कम नैनीताल की। राज्य के सर्वाधिक जिलों से घिरा जिला या सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो कौन है वो जिला? पौड़ी जिला है। कौन सा है? पौड़ी। धरातली विस्तार स्थल सैन्यक्रम के आधार पर उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं। कितने? 8 भौगोलिक। कौन कौन से? गंगा का मैदान, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, दून क्षेत्र, लघु मध्य हिमालयी क्षेत्र, बृहत उच्च हिमालयी क्षेत्र और ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग मैदान के अंतर्गत आता है? तो मैदान के अंतर्गत आता है हरिद्वार। किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं? बहुत क्वेश्चन पूछा गया है पाताल तोड़ कुएं वाला, वैसे ही पूछा था। तो कहाँ मिलते हैं पाताल तोड़ कुएं? तराई क्षेत्र में। नमी अधिक होने के कारण किस क्षेत्र को तरी वाला नाम से जानते हैं? तराई क्षेत्र को। किस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, बंगाल के आदि लोग निवास करते हैं? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र के ठीक उत्तर में कंकड़ पत्थर से युक्त क्षेत्र क्या बोलते हैं? भाबर। किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है? भाबर। भाबर के तुरंत उत्तर में पहाड़ियों कहते हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय या हिमालय पाद। राज्य में शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 10-20 किमी से 700-1200 मीटर। हिमालय का सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है जिसका निर्माण 1.75 लाख वर्ष पूर्व से 3 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था? तो शिवालिक श्रेणी। कौन सी? शिवालिक श्रेणी। उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटन केंद्र हैं शिवालिक क्षेत्रों में। देहरादून के मंदरासू, बड़कोट, ऋषिकेश में डोलोमाइट चट्टानों से निकाला जाता है चूना। शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में क्या कहते हैं? मैनाक। किस नाम से? मैनाक। शिवालिक शब्द शिव व अलग शब्दों से मिला, जिसका अर्थ क्या होता है? शिव की भौवें। यानी शिवालिक का अर्थ क्या है? शिव की भौवें, भगवान शिव की भौवें। हिमालय की तीनों श्रेणियों में से जीवाश्म किसमें मिलता है? सिर्फ शिवालिक में मिलता है। शिवालिक श्रेणी बाह्य हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य चौरस, समतल व क्षैतिज घाटियों क्या बोलते हैं? दून और द्वार। यानी कि पश्चिमी उत्तर में क्या बोलते हैं? देहरादून। जैसे दून हो गया, पूर्वी में जैसे द्वार, पूर्वी में हरिद्वार, पश्चिम में दून, देहरादून, याद रखें। राज्य के कुछ भागों में घाटियों की समतल भूमि को क्या बोलते हैं? सैंड। दून कौन कौन से? देहरादून, कोटरी दून, चौखंबा दून और पतली दून, कोटा दून, है ना। राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून या द्वार कौन सा है जो 70 किमी लंबा और 24 से 32 किमी? सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है? देहरादून। याद रखेंगे इस बात को। राज्य में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम घटती आती है दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर। राज्य में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? तो देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। राज्य में अधिकतम तापमान कहाँ है? पंतनगर में। सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र बृहत हिमालय का ऊपरी क्षेत्र। न्यूनतम तापमान कहाँ का? मुक्तेश्वर का, -2। सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? जनवरी। जनवरी दिसंबर में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना भारत में कहाँ होती है? क्वेश्चन हर बार आता है, वैसे भी पूछा जाता है। तो विंटर लाइन की घटना कहाँ होती है? मसूरी में होती है। देखें, मसूरी के अलावा विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहाँ होती है? स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिए, आपको अगर विंटर लाइन घटना देखनी है तो आप मसूरी में देखें या स्विट्जरलैंड में। तो विंटर लाइन की घटना मसूरी के अलावा कहाँ होती है? स्विट्जरलैंड में।
विंटर लाइन होता क्या है, जब कहीं सूर्यास्त के समय 15 से 20 मिनट तक सूर्य की लालिमा लंबी क्षैतिज रेखा की भांति दिखती है, उसको क्या कहते हैं, विंटर लाइन। तो देखने के लिए मसूरी जाइए। चमोली व तिब्बत के बीच प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? दर्रों को ध्यान रखिए, उत्तराखंड में क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, धुरा या खाल, है ना। दर्रों को लोकल लैंग्वेज में धुरा या खाल भी कहते हैं। कौन कौन से दर्रे? नीति दर्रा, वैसे पूछते माना नीति, नीति, किंगरी बिंगरी, माड़ा या डुंगरीला, बालचा, सलसल, तंजुम, कोई, भूडार, लमलंग व घाटरलिया आदि। पिथौरागढ़ और तिब्बत तिब्बत के बीच कौन कौन से दर्रे हैं? लिपलेख या गुंजी, दारमा, नवी धुरा, मानसिया, लंपिया धुरा, ऊंटा धुरा, जयंती आदि। देखो वैसे भी आपको जो याद रखने होते हैं, माना, नीति, लिपलेख तो पूछते हैं आपसे। लिपलेख दर्रे से ही कैलाश मानसरोवर का यात्रा है जाती है, लिपलेख दर्रे से क्वेश्चन अलग से आता है, माना, नीति, लिपलेख, है ना। तो बहुत वैसे भी पढ़ते हैं जनरल ज्योग्राफी हम लोग। थांगला पूछा गया है एक बार पीसीएस में, यूपी में। उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच दर्रे कौन से हैं? थांगला, मुलिंगला, नेलांग, नेलांग घाटी भी आई है, खोली गई थी, साग चोकला। चमोली व पिथौरागढ़ के बीच लातू धुरा, टोपिंग धुरा, मारचोक, बाराहोती पूछा गया है। उत्तरकाशी व हिमाचल के बीच स्थित दर्रा सरंकट। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच दर्रा लास्पा। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच ट्रेल पास पूछा गया है, ट्रेल पास। बागेश्वर और चमोली के बीच सुंदर ढूंगा भी पूछा गया है। उत्तरकाशी चमोली के बीच दर्रा कालिंदी। दारमा व ब्यास घाटी पूछी, दारमा ब्यास घाटी, शिमला। मानसरोवर यात्रा के लिए वर्तमान में प्रयुक्त दर्रा, वही मैंने बताया था, कैलाश मानसरोवर के लिए कौन सा? लिपलेख दर्रा प्रयोग किया था पिथौरागढ़। कैलाश मानसरोवर की यात्रा सिर्फ 2 ही दर्रों से होती है, एक तो उत्तराखंड से प्राकृतिक लिपलेख दर्रे से और दूसरी सिक्किम में नाथुला दर्रे से होकर। चलिए आगे देखते हैं। अधिकांश भूकंप जोन में आते हैं 4-5 में, तो आप जानते ही हैं। असंवेदनशील भूकंप जोन 5 में कौन आते हैं? चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, है ना। उत्तराखंड में भूकंप प्रायः किस वजह से आते हैं? प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है बृहत व मध्य हिमालय से मध्य होकर, है ना, टेरी बांध के नीचे भी गिरती है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा वाडिया संस्थान के ताजा अध्ययनों के अनुसार भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिले कौन से? 2 जिले हैं सर्वाधिक भूकंप जहां आते हैं, चमोली व पिथौरागढ़, चमोली व पिथौरागढ़। अगला है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी नाम जानते हैं, जबकि देवप्रयाग के बाद से क्या बोलते हैं? गंगा। आप याद रखिए गंगा कहाँ बनती है? देवप्रयाग में। चूंकि देवप्रयाग में भागीरथी और गंगा का संगम होता है, तो वहां से इसे क्या बोलेंगे? गंगा, याद रखेंगे गंगा। भागीरथी गंगोत्री कस्बे से 19 किमी दूर गंगोत्री हिमनद के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, जो कि शिवलिंग शिखर के पास है। कहाँ से निकलती है भागीरथी? गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से। गंगोत्री के समीप भागीरथी नदी से मिलने वाली नदी कौन सी है? रुद्र गंगा, जाह्नवी या जाड़ गंगा। ये मतलब तुरंत ही मिल जाती है गंगोत्री आगे जैसे आप पहुंचेंगे तो कौन कौन सी नदी मिल जाती है भागीरथी में? रुद्र गंगा, जाह्नवी और जाड़ गंगा। भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर टेहरी से, खतलिंग ग्लेशियर टेहरी से। भिलंगना की सहायक नदी कौन कौन सी? मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा, या उसी को बाल खिला बोलते हैं। चमोली में अलकनंदा किस स्थान से निकलती है? संतोपत शिखर से निकलती है, अलकापुरी से, हिमनद, संतोपत ताल से। और ध्यान रखिए उत्तराखंड के जो 5 प्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, वो सब 5 प्रयाग किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर। और जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, वहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है। तो अलकनंदा का ओरिजिन कहाँ से? संतोपत शिखर से है। अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा मिलती है। कौन मिलती है? लक्ष्मण गंगा। उसके केशव प्रयाग में कौन सी मिलती है? सरस्वती नदी। 5 प्रयागों में ऊपर से नीचे के क्रम में प्रथम कौन सा है? विष्णु प्रयाग है, जहां अलकनंदा किसे मिलती है? धौली गंगा से या विष्णु गंगा से मिलती है। गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोड़गढ़ गिरती किसने दिया? धौली गंगा की। 5 प्रयागों सबसे नीचे के क्रम में द्वितीय प्रयाग कौन सा? ऊपर पहला तो हो गया विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी। पहला कौन सा था? विष्णु प्रयाग, वहां पर कौन सी मिलती है? धौली गंगा। दूसरा कौन सा हो गया? नंद प्रयाग, वहां कौन सी मिलती है? नंदाकिनी। तीसरा हो गया कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? पिंडार, कर्णप्रयाग में पिंडार नदी। चौथा रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, और फिर देवप्रयाग भागीरथी। आप जानते हैं, फिर सुन लीजिए। जो सबसे ऐसे देखिए, आप इस तरह समझ लीजिए, मोटा मोटा अगर आप समझना चाहें तो मान लीजिए ये आपकी आ रही है भागीरथी नदी। कौन सी आ रही है? उसी की तो बात कर रहे हैं हम लोग, भागीरथी की बात कर रहे हैं और अलकनंदा की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये भागीरथी आ रही और ये आपकी आ रही अलकनंदा। कौन सी आ रही है? अलकनंदा। और अलकनंदा पर ही 5 प्रयाग हैं। तो पहला प्रयाग मिला कौन सा? विष्णु प्रयाग। तो ये कौन सी नदी आ गई?
अलकनंदा ही थी। अलकनंदा में कौन सी नदी मिली आगे रुद्रप्रयाग में? धौली गंगा। फिर दूसरा प्रयाग आपका है नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में कौन सी मिली अलकनंदा में? नंदाकिनी नदी। तीसरा प्रयाग आपका कर्ण प्रयाग होगा। तो कर्ण प्रयाग में कौन सी मिल गई? पिंडार नदी। चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग में कौन सी मिल गई? मंदाकिनी। और पांचवा कौन सा हो गया? देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी और कौन सी मिल गई? अलकनंदा। और ये क्या हो गई? गंगा। तो क्रम से देख लीजिए, पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग है, अलकनंदा प्लस धौली गंगा। दूसरा नंद प्रयाग, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग, अलकनंदा पिंडर नदी। चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। और पांचवा है देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी, जहाँ से गंगा बोलते हैं। इसको रट लीजिए, प्री मेंस सब में आता है, चाहे यूपी, एमपी, झारखंड, उत्तराखंड कोई भी हो। दो तो आपको रटने रटने हैं, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी बहुत महत्वपूर्ण, और है ना देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। अंतिम प्रयाग देवप्रयाग टेहरी है, जहाँ अलकनंदा बहू किससे मिलती है? भागीरथी सास से मिलती है। वास्तविक समय में तो सास बहू का संगम नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर सास बहू का संगम अगर हो जाए पूरे देश में तो क्या बढ़िया समाज बन जाए। अलकनंदा बहू है और भागीरथी को सास बोलते हैं, सास में मिल जाती है। देवप्रयाग के बाद पौड़ी से ब्यास घाट के पास गंगा से मिलने वाली नदी कौन सी? नयार। अगला देखिए, पश्चिमी रामगंगा पौड़ी चमोली तारमोड़ा फैले दूधातोली संकरा के पूर्व ढाल से निकलती है। 125 की मेरा राज्य से बाहर इसकी शाखा नदी कौन कौन सी? बिरमा, गागस, बिनवादी। पश्चिमी रामगंगा कहाँ से निकलती है? दूधातोली श्रृंखला से। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कौसानी बागेश्वर के पास से। कौसानी बागेश्वर के पास। अगला, काली शारदा जो राज्य की सबसे पूर्वी नदी है, उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती? क्वेश्चन पूछा गया है। तो काली नदी उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर कौन बनाती है? काली नदी बनाती है। और ये कहाँ से निकलती है? पिथौरागढ़ के उत्तर में लिपुलेख दर्रे के पास जैसर श्रेणी के पुराल काला पानी स्थान से। कहाँ से? काला पानी स्थान से निकलती काली शारदा नदी। काली की जो सहायक नदी कौन कौन सी हैं? कुंठी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती, दधिया, याद रखेंगे। लिस्सर, दारमा, नादरमा, कुंचित सहायक इसलिए पूर्वी धौली गंगा। और गौरी नदी कहाँ से निकलती है? मिलाम ग्लेशियर से। काली नदी कहाँ से निकलती है? वो आपका काला पानी स्थान से। और गौरी नदी मिलाम ग्लेशियर से, मिलाम है ना। काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली कुमाऊं की पवित्रतम नदी सरयू बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से निकलकर 146 किमी प्रवाहित होने के बाद कहाँ मिलती है? काली में चंपावत व पिथौरागढ़ के पास पंचेश्वर बॉर्डर है, वहाँ पर मिलती है। पंचेश्वर में 5 नदियाँ मिलती हैं, याद रखिए, बहुत बेहतरीन स्थान, जाकर देखिए, मैंने भी देखा हुआ वहाँ पर। तो जो सरयू बोलते हैं इसीलिए सरमूल नामक स्थान से निकलती है, 146 की बहती है। और फिर पंचेश्वर में किसमें मिल जाती है? काली नदी में। सरयू की सहायक नदी कौन कौन सी? गोमती, पनार, पूरी रामगंगा, है ना, याद रखेंगे इस बात को। मिलम, गंधर, मरतोली, रिलकोट, मापांग, लीलम, सिराघाट, बंगापानी, मवानी, बरम, जौलजीवी आदि किस तरह पर स्थित है? सभी किस पर स्थित है? गौरी गंगा पर। कौन कौन से? पंगापानी, मवानी, सब। नामिक एक प्लेस पड़ता है, बिरथी, तेजस, नाचनी, गोचर, थल, रामेश्वर किस पर स्थित है? पूर्वी रामगंगा पर। और ये जो इसमें एक सेंटर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है छोटा सा, ये नाम देखिए आप, मैं आपको टिक करके दिखाता हूँ। नाचनी एक प्लेस है, मैं यहाँ जाइएगा कभी, उत्तराखंड में पड़ता है नाचनी। और यहीं पर राजकीय इंटर कॉलेज था, जहाँ पर मैंने हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम दिए नाचनी में। तेजस भी गया, वहाँ बढ़िया गर्म पानी के झरने, आप यहाँ पर जाकर घूम के आइए। गैरसैंण जो आज राजधानी भी दूसरी बनाई गई है, मैखोली, चौखुटिया, हाट, मिंसी, भिकियासैंण, पाटरपानी, कालागढ़ किस पर है? पश्चिमी रामगंगा पर। बैजनाथ, बागेश्वर, बनकोटे, सेराघाट, रामेश्वर किस पर? सरयू तट पर। कौसानी, सोमेश्वर, ग्वालकोट, कोसी, खैरना, बेतालघाट, अमडंडा कोसी तट पर। रानीबाग जो एचएमटी कारखाना फेमस था, रानीबाग, काठगोदाम, हल्द्वानी, लाल कुआं, किच्छा, गोला तट पर। किसने? गोला नदी पर। किच्छा शुगर मिल्स के फेमस है। उत्तराखंड की अधिकांश झीलें ताल किस प्रकार की? ग्लेशियर प्रकार की हैं। कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख झीलें कौन कौन से? नैनीताल, जाइए घूम के, नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, गिरताल, झिलमिल ताल, सब नैनीताल में है ये। कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें कहाँ? नैनीताल में। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, नैनीताल या झील की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो 1841 में। किसने की थी? सीपी बैरन ने। किसने की थी? सीपी बैरन ने 1841 में। नैनी झील घिरी है 7 पहाड़ियों से, जिनमें सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी? नैना या चाइना पीक। नैना या चाइना पीक। स्कंद पुराण में त्रिसी, अत्रि, पुलय, पुलस्त व पुलय का स्वरूप आ गया है नैनी झील। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? भीमताल,
त्रिभुजाकार है। सबसे बड़ा ताल कौन सा है? भीमताल। कैसा है? त्रिभुजाकार है। देखिए ये बेहतरीन जगह है ना। और वहाँ पर फिर राजमा और चावल खाना ना भूलिएगा, और भांग की चटनी के साथ पहाड़ी, और है ना क्या स्वाद मिलेगा आपको। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है? नौकुचिया ताल। लगभग 40 मीटर गहरा है नौकुचिया ताल, और 9 भुजाकार नैनीताल के पास है। 9 इसमें कोने बताए जाते हैं। देखिए बहुत बेहतरीन है। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील कौन सी है? गोमती नदी पर बैजनाथ झील बागेश्वर में। किस ताल की आकृति गोल है? झिलमिल ताल पड़ता है चंपावत में, जाकर देखिए बहुत बेहतरीन है। किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम है और झूला में लगता है? श्यामला ताल चंपावत। किस ताल से जल निकासी हुई 5 सुरंगें बनी है? तड़ाक ताल अल्मोड़ा। एक और है द्रोणाचार्य से संबंधित ताल। द्रोण ताल पूछा गया कहाँ पर है? तो द्रोण ताल काशीपुर में, ऊधम सिंह नगर के पास है। ऊधम सिंह नगर जिले में काशीपुर में है द्रोण ताल। आपसे पूछ लेते हैं द्रोण ताल कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे? काशीपुर में, याद रखिएगा। नल दमयंती, गरुड़ ताल, राम सीता आदि ताल किस प्रमुख ताल के अंग है? 7 ताल नैनीताल के। नल दमयंती ताल का आकार पंचभुजाकार है। गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख झीलें कौन सी? सहस्त्र ताल, यत ताल, डोडी ताल, पांचकंडी, बयोताल, नचकेता ताल, विष्णु ताल, संतोपत ताल, हेमकुंड, दुग ताल। राज्य में सर्वाधिक झीलों या तालों वाला जिला कौन सा है? चमोली। क्वेश्चन पूछा गया सर्वाधिक झीलें या ताले किस जिले में है? तो चमोली जिले में है। गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें कहाँ हैं? चमोली में। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? सहस्त्र ताल है, टिहरी में। वो कौन ताल 2 कटोरे नुमा है जिन्हें भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है? महासर ताल, टिहरी। किस ताल का पानी लाल है? बासुकी ताल। माना जाता है कि बासुकी, नागराग बासुकी है ना, उसके इसका पानी लाल है। बासुकी ताल टिहरी में। किस ताल के समीप पर्यटकों कभी कभी राजहंस देखने को मिलते हैं? मंसूर ताल, टिहरी। मंसूर ताल, टिहरी। उत्तरकाशी के किस ताल का पानी उबलता हुआ है? पासकंडी, बयाताल, पासकंडी। एक और महत्वपूर्ण, चमोली किस ताल को आज से 600 वर्ष पूर्व के एक राजा रानी था उसके सैनिकों को कंकाल मिलने के कारण कांकली ताल भी कहा था? इसी ताल को रूपकुंड या रहस्यमयी झील, रट लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आया। रूपकुंड कहाँ है? चमोली में। इसी को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है, रूपकुंड को, है ना। कंकाली ताल भी कहते हैं, बार बार क्वेश्चन आता है। मान्यता के अनुसार चमोली के किस झील किनारे चबूतरे पर नंदा देवी का डोला रखा गया था? होमकुंड। रट लीजिए, ये उससे बढ़िया क्वेश्चन है। 7 पहाड़ियों से घिरी चमोली की कौन सी झील है जिसके किनारे सिखों के 10वें गुरु तपस्या की थी? लोकपाल या हेमकुंड साहिब। क्वेश्चन आता कि हेमकुंड साहिब कहाँ पर है? तो चमोली में, उत्तराखंड में, हेमकुंड साहिब। फूलों की घाटी नाम इस्माइल पुस्तक किस कारण पड़ा? द वैली ऑफ फ्लावर्स। फूलों की घाटी में कितने फूल मिलते हैं? लगभग 500 प्रकार के, जो दुनिया में और कई जगह मिलते हैं। फूलों की घाटी कहाँ पर है? चमोली में, याद रखिएगा, है ना। फूलों की घाटी बर्बादी का खतरा बना वो पौधा जो 30 पहला कौन सा पौधा? अमेला या नटग्रास, पाली गोनम। ये फूलों घाटी को बर्बाद कर रहा है। जोशीमठ के पास वो कौन सा बुग्याल है जो नंदा देवी, कामेट, माड़ा, द्रोणगिरी, नीलकंठ, हाथी गौरा आदि पर्वतों से घिरा हुआ था? स्कीइंग के लिए एशिया का सबसे सुंदरतम ढलानों में से एक है, और इसे स्कीइंग केंद्र विकसित कर रही औली, चमोली। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, औली। औली में आप विंटर गेम्स भी होते हैं यहाँ पर, है ना। किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है? बगजी बुग्याल, चमोली में। बुग्याल आप जानते हैं ना, घास के मैदान होते हैं लंबे लंबे, जिसे उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं, जैसे कश्मीर में मर्ग कहते हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग, है ना, बग्याल। तो बेदनी बुग्याल, बगजी बुग्याल, इस तरह। तो हिमालय का जो सबसे भव्य दर्शन कहाँ से होता है? बगजी बुग्याल से, बगजी, चमोली में। कुछ बुग्याल को वेदों का पर्यटन स्थल माना जाता है और अपने सुंदर मखमली घासों के लिए प्रसिद्ध है। बेदनी बुग्याल, जाकर देखिए, बहुत बेहतरीन स्थान में गया हूँ। बेदनी कहाँ पड़ता है? चमोली में से। वेदों का मतलब वेद यहाँ पर लिखे गए, रचे गए, ऐसा माना जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसलिए बेदनी बुग्याल कहते हैं चमोली में। किस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है? दायरा बुग्याल, दायरा, उत्तरकाशी में। अगला है, राज्य में ऊंचाई पर स्थित बुग्यालों में डोरवा पारंपरिक वस्त्र पहनने वाले चरवाहों क्या कहते हैं? पालसी या वाल्च या बकरखाल या लवड़िया। बुग्याल में कौन सा वस्त्र पहनते हैं? डरवा, याद रखेंगे इस बात को। राज्य में कितने औषधि पौधे पाए जाते हैं? लगभग 500 प्रकार के। राज्य में किस औषधि पौधे की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी? बेलाडोना, 1903 में। राज्य में कई वनस्पतियों की खेती की, जिसमें अफीम है, कुटकी है, पारिथम है, जेरेनियम है, ब्राली, सतावर, तुलसी, जट्रोपा आदि। राज्य में निर्यात की अनेक प्रमुख जड़ी बूटी कौन कौन सी है? झूला, जिसे मक्कू झड़ीला बोलते, देखा हुआ मैंने, उमेश, कूट, टुटकी, चिरैदा, सर्पगंधा, लेमंडर, खार, अतीस, कलियारी, जटामासी, वन ककड़ी। जड़ी बूटियों के संग्रहण के लिए सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा कार्य कब शुरू किया गया? 1972 में। भेषज जिलेवार सहकारी भेष संघों की स्थापना
1980 में स्थापित किया गया था। मोनहरी, देवहाट, अल्मोड़ा, जोखी जड़ी बूटी क्लस्टर राज्य को घोषित किया गया। हर्बल स्टेट, क्या बोलते हैं इसको, हर्बल स्टेट उत्तराखंड में। जड़ी बूटियों के विपणन से संबंधित सुव्यवस्थित करने के लिए जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना कहाँ कहाँ की गई है? ऋषिकेश देहरादून में, टनकपुर चंपावत में और रामनगर नैनीताल में जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना की गई है। हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ की गई है? मुनकी रेती ऋषिकेश में। कहाँ पर? मुनकी रेती ऋषिकेश में, याद रखें इस बात को। देश का प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब की गई? 1878 में। जो पूरे भारत का पहला वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल, वो 1878 में कहाँ पर? देहरादून में। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम 1884 में क्या कर दिया गया? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 1906 में फॉरेस्ट स्कूल का नाम हो गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या हो गया? इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया 1991 में। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो आप क्या बताएंगे, कहाँ पर है? देहरादून में। याद रखेंगे इस बात को। टिहरी रियासत के विरुद्ध 1930 में चले रवाई या तिलाड़ी आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? क्वेश्चन पूछा गया है। तो टिहरी रियासत के विरुद्ध 1930 में चले रवाई या तिलाड़ी आंदोलन का उद्देश्य क्या थे? नए वन कानून को समाप्त करना। रवाई मूवमेंट पूछा जाता है कब चला? 1930 में। किसके विरुद्ध? टिहरी रियासत के विरुद्ध। तिलाड़ी आंदोलन से संबंधित किस तिथि को आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 मई को। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके बिना भारत में शायद ही कोई एग्जाम कंप्लीट होता हो, तो उस पर बात कर लेते हैं। 1972-73 में रैणी के वनों की अंधाधुंध कटाई के विरुद्ध गोपेश्वर चमोली में चिपको आंदोलन का सूत्रपात करने वाली 23 वर्षीय विधवा महिला का नाम क्या था? गौरा देवी। मैं तो कितना बताया आपको कि जो चिपको मूवमेंट है वो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? गौरा देवी ने। कहाँ से? चमेली के रेड़ गांव से। बाद में इसमें सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट है। किस आंदोलन का प्रारंभिक नारा हिम पितृयों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे था? चिपको आंदोलन का। किन पर्यावरण के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को विस्तार मिला और इसका फैलाव संपूर्ण पर्यावरण के अच्छा तक हो गया? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। पहला आंसर गौरा देवी, उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। एक ऑप्शन करना होगा तो आपका आंसर गौरा देवी ही होगा, और गौरा देवी ऑप्शन नहीं होगा तब इसका आंसर सुंदरलाल बहुगुणा करेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा नारा क्या था? हिमालय बचाओ देश बचाओ। टूंगी पोतोली वन मूवमेंट चमोली में शुरू हुआ था। किस वृक्ष के जंगलों कटाई के विरुद्ध हुआ था? तो बांज वृक्ष की कटाई के विरुद्ध। 80 के दशक में ऊपरखाल गांव पौड़ी के युवाओं द्वारा पानी कमी दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती, ये क्वेश्चन भी आता है, सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा मूवमेंट चलाया गया? तो सच्चिदानंद भारती मूवमेंट कौन सा चलाया गया? पानी राखो आंदोलन। कौन सा? पानी राखो। पानी कमी को दूर करने के लिए उत्तराखंड में पानी राखो मूवमेंट सच्चिदानंद। ये उत्तराखंड वास्तव में अतुल्य है कि प्रगति से कितना लगाव है इनको। पौधों के लिए चिपको मूवमेंट यहीं पर, पानी के लिए पानी राखो आंदोलन यहीं से। वृक्ष जल जीवन ही इनका जंगल है, और वास्तव में उत्तराखंड को उनके प्राकृतिक सौंदर्य में ही रहना चाहिए। सच्चिदानंद भारती ने किस संस्था की स्थापना कर वनों की अंधाधुंध कटाई को रुकवाया था? दूधा तोली लोक विकास संस्थान। वृक्षों कटाई के विरुद्ध 1912 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में कौन सा मूवमेंट चला? रक्षा सूत्र आंदोलन। और गढ़वाल क्षेत्र में 1996 में मैती मूवमेंट पूछा गया है। मैती मूवमेंट का सूत्रपात किया कल्याण सिंह रावत ने। किसने? कल्याण सिंह रावत ने। किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियां ही शामिल होती थी? मैती आंदोलन। मैती आंदोलन किसका है? कल्याण सिंह रावत का। विगत 30 वर्षों के अथक परिश्रम से कोट मल्ला रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी जंगली ने तैयार किया है मिश्रित वन खेती मॉडल। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण पूछा हुआ क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए फिर भी आएगा। 1949 से 1949 से कंटिन्यू 1949 से वृक्षविहीन पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने वाले विश्वेश्वर दत्त सकलानी को क्या कहते हैं? वृक्ष मानव। क्वेश्चन आया हुआ है कि विश्वेश्वर दत्त सकलानी क्या कहते हैं? वृक्ष मानव, ट्रीमैन। वृक्ष मानव को कहते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी को, याद रखेंगे। अगला है चीड़ का वो कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है जिसका उपयोग बिरोजा तथा तारपीन बनाने में करते हैं? लीसा। याद रखेंगे, लीसा। उत्तराखंड का वरदान और स्थानीय भाषा में शिव का जटा कहे जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय बाज वृक्ष बांज की पूर्व में 40 प्रजातियां पाई थी, लेकिन उत्तराखंड में कितनी मिलती है? 5 प्रजातियां। किसकी? बांज की। इसे
उत्तराखंड का वरदान कहते हैं, शिव की जटा भी कहते हैं। किसको? बांज को। बांज की कौन सी प्रजाति उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा तथा जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है? सफेद प्रजाति। इसलिए राज्य का सोना वृक्ष कहते हैं बांज वृक्ष को। किसे? बांज को। बांज को एक कल्प वृक्ष भी कहते हैं। कोयला तथा कृषि यंत्र में निपुण पशु चारा उपयोगी सदाबहार वृक्ष कौन सा? बांज वृक्ष। सबसे उत्तम इमारती लकड़ी व तेल निकालने हेतु कौन सा उपयोगी? देवदार वृक्ष। देवदार। सर्वाधिक अंश किसका है वृक्ष निधि में? पहला चीड़ पाइन का है, फिर साल और बांज। सबसे ज्यादा चीड़ है, फिर साल है, फिर बांज है। कस्तूरी बंगोवाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कहां पर मिलते हैं कस्तूरी? तो आप बताएंगे फूलों की घाटी चमोली में। सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? कार्बेट। सबसे नया गंगोत्री उत्तरकाशी में। सबसे बड़ा गंगोत्री, सबसे छोटा फूलों की घाटी। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों वाला जिला कौन सा है? चमोली। कौन सा है? चमोली। प्रमुख वन्यजीव विहार कौन कौन से हैं? गोविंद, केदारनाथ, अस्कोट, सुना नदी, विंसर, मंसूरी, नंधौर। सबसे पुराना और सबसे नया वन्यजीव विहार कौन सा है? तो सबसे पुराना वन्यजीव विहार गोविंद वन्यजीव विहार 1975 का, सबसे नया नंधौर। सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला वन्यजीव विहार अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़। कभी जाकर घूम के आई, बहुत अच्छा स्थान है। जब बचपन में मैं गया था तो हालांकि नहीं पहुंच पाया, जब क्लास 10 में, तब से बहुत बेहतरीन स्थान है अस्कोट वन्यजीव विहार, घूम के आइए पिथौरागढ़। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली रुद्रप्रयाग में। सबसे छोटा वन्यजीव विहार मसूरी वन्यजीव विहार देहरादून में। संरक्षण आरक्षित कितने हैं? 4। आसन, झिलमिल, पावलगढ़, नैना देवी। आसन कंजर्वेशन रिजर्व देहरादून में है, झिलमिल हरिद्वार में है, जबकि पावलगढ़ व नैना देवी कहाँ है? नैनीताल में। याद रखें, नैना है ना। 12 सिंगों का बसेरा कहाँ है? झिलमिल रिजर्व में, हरिद्वार में। नैना देवी पक्षी रिजर्व में लगभग कितनी पक्षियां पाई थी? 600। अगला है जयमंडली सुरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में स्थापित किया गया था, चमोली बागेश्वर पिथौरागढ़ में फैला हुआ है। नंदा देवी जयमंडली क्षेत्र 1988 में स्थापित किया गया था। जो भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? वो है नीलगिरी 1986 वाला। नंबर 2 पर नंदा देवी उत्तराखंड 88 में। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के जैव क्षेत्र 2 हैं, नंदा देवी और फूलों की घाटी। कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र 1970 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया। कहाँ पर है ये? पिथौरागढ़ के कोटमन्या धर्मघर के पास स्थित महरौली में, पिथौरागढ़ में है ये मृग अनुसंधान केंद्र कस्तूरी। कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? चमोली के गोपेश्वर में, कचुला पार्क में। याद रखेंगे इस बात को, है ना। चूना पत्थर कहाँ कहाँ मिलता है उत्तराखंड में? देहरादून में, पिथौरागढ़ में, टेरी और चमोली में। देहरादून के मंदारम व बारकोट क्षेत्र में मिलते हैं अच्छे किस्म के चूना पत्थर। अगला है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, कुल बोए गए क्षेत्र में कुमाऊं में गढ़वाल का हिस्सा कितना है? तो कुमाऊं का हिस्सा 49% है, गढ़वाल का हिस्सा 51% है। सर्वाधिक व सबसे कम वनभूमि क्षेत्र वाला जिले कौन है? सर्वाधिक वनभूमि उत्तरकाशी में, सबसे कम वनभूमि कहाँ? हरिद्वार में है। सर्वाधिक और सबसे कम ऊसर, सर्वाधिक ऊसर है चमोली में, सबसे कम ऊसर भूमि कहाँ है? नैनीताल में। सर्वाधिक व सबसे कम प्रतिभूमि कहाँ पर? सर्वाधिक प्रतिभूमि पौड़ी में, सबसे कम रुद्रप्रयाग में। सर्वाधिक व सबसे कम चारागाह, सर्वाधिक चारागाह पिथौरागढ़ में, सबसे कम चारागाह भूमि उधमसिंह नगर में। सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र वाला जिला कौन सा? उधमसिंह नगर, सबसे कम चंपावत में। सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? गेहूं नंबर 1 पर, चावल नंबर 2 पर, गन्ना 3। सर्वाधिक गेहूं बोया जाता है, नंबर 2 पर चावल, नंबर 3 पर गन्ना। याद रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल का पहला भूमि आंदोलन कब हुआ? 1815 कुमाऊं में गार्डनर के नेतृत्व में, और गढ़वाल में 1816 में ट्रोल के नेतृत्व में। याद रखेंगे इस बात को। अगला, नानक सागर बांध जो नैनीताल तथा उधमसिंह नगर की सीमा पर स्थित है, इस बांध का निर्माण किया जा रहा है किस नदी पर? नंधौर नदी पर। नानक सागर बांध नैनीताल उधमसिंह नगर की सीमा पर है, नंधौर नदी पर। चाल खाल योजना का संबंध है जल सुधार स्तर से। चाल खाल योजना का संबंध है जल स्तर सुधार से। चाल खाल। राज्य में फसल सघनता है 159.2%, मतलब भारत सरकार से ज्यादा है। भारत में कितनी? 135, यहाँ लगभग 160 फसल सघनता है ना, 159.2। सर्वाधिक उत्पादन अनाज कौन से हैं? गेहूं, चावल व मक्का। गेहूं, चावल व मक्का। प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले कौन से? देहरादून, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल। चावल में उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल।
मंडुआ उत्पादन देश का स्थान है द्वितीय। मंडुआ जानते हैं बहुत बेहतरीन फसल होती है, जापान को निर्यात बहुत अच्छी फसल होती है। सर्वाधिक गन्ना हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल में होता है। लीची सर्वाधिक देहरादून में, उसके बाद उधम सिंह नगर, नैनीताल में। सर्वाधिक लीची कहाँ? देहरादून में, याद रखें इस बात को। राज्य में सेब का उत्पादन नहीं होता है, केवल 2 जिलों में। कहाँ पर? हरिद्वार, उधम। बाकी सब जिलों में सेब का उत्पादन होता है, हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़ के। सर्वाधिक सेब उत्पादक जिले कौन से हैं? 5, उत्तरकाशी, नैनीताल, देहरादून, चमोली व टेरी। किस नाम से बाहर बेचते हैं इसको? हिमाचली व उत्तराखंडी ब्रांड के नाम से सेब को। सर्वाधिक सेब कहाँ मिलता है? हरसिल क्षेत्र में। उत्तरकाशी बहुत बेहतरीन सेब होता है हरसिल क्षेत्र का। सेब का पहला बाग लगाया था 1925 में हरसिल क्षेत्र में। नाशपाती उत्पादन सब जिलों में होता है, केवल कहाँ नहीं होता? उधमसिंह नगर में नहीं होता है। अखरोट का उत्पादन नहीं होता, केवल हरिद्वार और उधमसिंह, बाकी सब जिलों में होता है। चाय के बागान कहाँ मिलते हैं? अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, है ना, याद रखें इस बात को। राज्य में कहाँ चाय के बागान? ब्रिटिश काल से टी स्टेट चाय बागान नाम से। टी स्टेट कहाँ कहाँ है? कौसानी, भीमताल, भुआली, चौकड़ी। चाय उत्पादन फैक्ट्रियाँ कहाँ है? कौसानी, घोड़ाखाल, नैनीताल, नैनटी, चंपावत, चंपावत हरिनगर, नोटी चमोली, चंपावत व हरिनगर गरुड़। आधुनिक चाय उत्पादन इकाई कहाँ है? कौसानी, बागेश्वर में है। राज्य में उत्पादित श्रेष्ठ चाय कौन सी? ऑर्गेनिक चाय है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन में जन सहभागिता को बढ़ावा देने, तो 1 जून 2022 से कौन सी योजना चलाई जा रही? तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर। सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। सर्वाधिक पर्यटक कहाँ पर आते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देश, भारत ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम पर हुई थी और बाद में इसका नाम क्या रखा गया? जिम कॉर्बेट। उसके बाद कहाँ आते हैं? राजाजी नेशनल पार्क में। पर्यटकों को ठहराने के लिए होम स्टे योजना कब चलाई गई? अक्टूबर 2015 में। चारों धाम की ऊंचाई देख लें तो गंगोत्री 3047 मीटर ऊंचा, बद्रीनाथ 3133, यमुनोत्री 3185, केदारनाथ 3581। यानी सबसे ऊंचा कौन सा है? केदारनाथ 3581, उसके बाद यमुनोत्री 3185, फिर बद्रीनाथ, सबसे छोटा गंगोत्री। बद्रिकाश्रम में नर नारायण पर्वत प्रतीक किसका? अर्जुन व विष्णु का। नर नारायण अर्जुन व विष्णु का प्रतीक है। अलकापुरी किसे कहते हैं? बद्रिकाश्रम से आगे सरस्वती उद्गम क्षेत्र को। आदि गुरु के तपस्थली नरसिंह मंदिर, वासुदेव मंदिर कहाँ? जोशीमठ में। जोशीमठ से औली एशिया का सबसे बड़े रोपवे चालू किया गया अक्टूबर 1993 में, याद रखेंगे इस बात को। औली में प्रतिवर्ष स्कीइंग का आयोजन किया जाता है 1987 से। अंजनी हनुमान जी की माता का मंदिर कहाँ स्थित है? औली में। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि पीठ की स्थापना की थी जोशीमठ में। हेमकुंड साहिब कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7। नरकंकाल के लिए प्रसिद्ध कुंड, रहस्यमय कुंड कौन सा है? रूप कुंड, रूप झील, वही नरकंकाल के लिए। शीतकाल में यमुनोत्री माता दर्शन कहाँ होंगे? खरसाली, उत्तरकाशी में। शीतकाल में गंगोत्री माता, शीतकाल में मुखुआ गांव, हरसिल। बद्री विशाल माता मूर्ति व भूमज्ञान घंटाघर कहाँ है? माटा गांव के पास। शीतकाल में बद्री विशाल दर्शन कहाँ होंगे? नरसिंह मंदिर में। शीतकाल में बद्री विशाल की चतुर्मुखी उत्सव दर्शन, योग ध्यान बद्री में। पंचबद्री उत्तरायण बहुत फेमस है, याद रखिए। पंचबद्री कौन कौन सी है? बद्रीनाथ, विशाल बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री, आद बद्री, नौठा, भविष्य बद्री, सभी चमोली में। सबके दर्शन में। पंच केदार कौन कौन से हैं? केदारनाथ, मधमेश्वरनाथ, तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ, मधमेश्वर, तुंगनाथ तीनों कहाँ पर? रुद्रप्रयाग जिले में है। रुद्रनाथ कल्पेश्वर या कल्पनाथ चमोली जिले में है ना, याद रखेंगे इस बात को। शीतकाल में केदार भगवान व मधमेश्वर भगवान दर्शन कहाँ होते? ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखी मठ, याद रखिए। पंच केदार में केदारनाथ को प्रथम, मधमेश्वर को द्वितीय, तुंगनाथ को तृतीय, रुद्रनाथ को चतुर्थ, कल्पेश्वरनाथ को, है ना, पंचम केदार माना जाता है। और याद रखें केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठ भाग की पूजा होती है, जबकि मधमेश्वर में मध्य भाग की पूजा, तुंगनाथ में भुजा की पूजा होती है, जबकि रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है और कल्पेश्वरनाथ में जटा की पूजा होती है। रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम लोगों का चल रहा है। उत्तराखंड की संपूर्ण जीएस इसमें कराई जाएगी। आप बार बार इसको शेयर करिए, अधिक से लोगों तक भेजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अधिक से अधिक नए नए वीडियो मिलते रहें। हर तरह के वीडियो आपको मिलेंगे। बाकी जो जीएस है वो जीएस भी आपकी पूरी कराई जाएगी। आप रटे रहिए, जुटे रहिए और सफल होकर मानेंगे, है ना। उत्तराखंड में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक गाना है ना उत्तराखंड का, बेसिक पर्यावरण से कितना लगाव वहाँ के लोगों को आप देख ही रहे हैं। काफल पाको चैता, बेणु पाको बारह मासा। पंच केदार में पित्त तीर्थ के रूप में पवित्र स्थल कौन सा है? रुद्रनाथ। केदारनाथ में पौराणिक पवित्र पंचकर्ण, रेतस, हंस, उदक, अमृत व भौंद। केदार भगवान का पट बंधा होता है,
ब्रह्म कमल के फिर केदार कौन सा है? तो बता पाएंगे आप, रुद्रनाथ। शिव पार्वती के विवाह स्थल में कौन सा प्रसिद्ध है? त्रिजुगी, नारायण, रुद्रप्रयाग। पंच प्रयाग कौन कौन से हैं? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, तीनों चमोली में है, जबकि देव प्रयाग टेहरी में है और रुद्रप्रयाग जिले में है। पंचधारा कौन कौन सी हैं? प्रहलाद धारा, कुर्म धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा, इंद्र धारा, सभी बद्रीनाथ में है। पंचशिला कौन कौन सी है? नारद शिला, वराह शिला, गरुण शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला, सभी बद्रीनाथ में है। सरस्वती नदी पर भीम पुल या भीमशिला स्थित है, माड़ा गांव चमोली में। नारद शिला रुद्रप्रयाग में, चंद्रशिला तुंगनाथ में, काल शिला कालीमठ के पास, शिला शिला अगस्त मुनि के पास, जबकि भ्रक शिला व आपदाक्ष में केदारनाथ मंदिर पीछे प्रकट दिव्य शिला कौन सी थी? केदारनाथ में। भगीरथ शिला कहाँ स्थित है? गंगोत्री में। रण व बारही शिला स्थित है देवीधुरा चंपावत में। जाइए, बहुत अच्छा स्थान है, बारही देवी का मंदिर भी यहाँ पर है, देख के आइए। पंचकुंड कौन कौन से उत्तराखंड में? तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड, मानसी कुंड, सभी कहाँ? बद्रीनाथ में। स्कंद गुफा, गरुण गुफा, राम गुफाएं बद्रीनाथ के पास चमोली में है। मुचकंद, व्यास व गणेश गुफाएं माड़ा गांव चमोली में है। भीम व ब्रह्म गुफाएं केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। कोडेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग के पास है। पांडव, गंगोत्री व मतंग व श्रृंगी गुफाएं उत्तरकाशी में है। विश्वनाथ, वशिष्ठ या शंकर देव गुफाएं कहाँ पर है? टिहरी में। गौरीकंड में जल में डूबा हुआ शिवलिंग है, गंगोत्री में। अमरनाथ की तरह चमोली जिले में भी बाबा में भी बर्फ शिवलिंग बर्फानी बाबा है, नीति के पास टिम्परसर गुफा में। याद रखेंगे इस बात को। 30 दिसंबर 2005 टेहरी कर न्यूयॉर्क की जो डैम में विलीन हो गया, कब? 29 अक्टूबर 2005 को टेहरी, पुरानी टेहरी वो समाप्त हो गई। नैना झील घिरा हुआ 7 पहाड़ियों से। नैनीताल जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नैना पीक। पर्वतीय फल बाजार किसे पूछते हैं? पर्वतीय फल बाजार। सबसे बड़ी फल मंडी कौन सी? भुवाली, नैनीताल में। पर्वतीय फल बाजार की भुवाली मंडी, बहुत क्वेश्चन है। फल मंडी कहाँ लगती है? कुमाऊं की या उत्तराखंड की? तो भवाली, नैनीताल जाइए कभी, बहुत बेहतरीन। यहाँ पर आड़ू, खुबानी, सेब, बेहतरीन। खुबानी का अलग ही स्वाद मिलेगा यहाँ पर आपको। पोलम, गुलाब घाटी किसे कहते हैं? कारगोदाम, नैनीताल को। कार्बेट का प्रवेशद्वार ढिकाना, नैनीताल को। ब्राइट्स एंड कार्नर प्रसिद्ध पंडित अल्मोड़ा में, जाकर देखिए। सिद्धनाथ, बिनसर महादेव, थली से पौड़ीगल, बिनसर महादेव। अल्मोड़ा जिले में बिनसर पहाड़ी पर झंडी दानव स्थल पर राजा कल्याण सिंह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा? शिव मंदिर, वीर वीरणेश्वर मंदिर। भद्रकाली शक्तिपीठ, बागेश्वर। चौमू या चौमू पशु देवता मंदिर कहाँ है? पंचेश्वर, चंपावत। चौमू, चौमू पूछते भी, चौमू या चौमू, क्वेश्चन आएगा। पंचेश्वर, चंपावत। विविध फल बागान प्रसिद्ध कौन सा है? जालना, अल्मोड़ा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। जुटे रहिए आप, लगातार कंटिन्यू आप इसको रटते रहिए और आप अंततः देखेंगे आप किस जोश में एसडीएम बन गए, डिप्टी एसपी बन गए। आपके लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर लीजिए और नोटिफिकेशन क्लिक कर दिए, ताकि आपके पास सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आती रहे। चलिए, फिर से अगले भाग में हम मिलेंगे, उत्तराखंड के देव भाग में। अभी जो बाकी कुछ बचा हुआ है, वहाँ की कल्चर, धरोहर, फुलदेई त्यौहार, वहाँ के व्यंजन, खातड़ा, मारना, सब पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप सभी इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।